OAT3 हिंदी अध्याय 411 दूसरी चुनौती पर विजय द्वितीय अंत। मैं अब आगे जाऊंगी, सोफिया ने कहा और दरवाजे की ओर चली गई और उसे वापस आने में और भी कम समय लगा। उसने अपनी चुनौती 5 मिनट में पूरी कर ली, जो बेन से भी कम समय था। मेरे अलावा हर कोई ये देखकर हैरान है, क्योंकि उन्हें लगता था कि दोनों बहनें टीम में सबसे कमजोर तब होती हैं जब वे एक साथ नहीं लड़ती हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे नहीं पता कि यह मेरे किलिंग रूल से मिली उच्च अंतर्ज्ञान के कारण है या सिर्फ मेरी आंतरिक भावना के कारण है। हालांकि मैंने हमेशा सोचा था कि ये दोनों बहनें जितनी दिखती हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। मुझे इसका कोई सबूत नहीं मिला है और उनकी युद्ध शक्ति भी सभी टीम सदस्यों में सबसे कमजोर है, लेकिन उनसे मुझे जो संकेत मिलते हैं उससे मुझे कभी कभी यह विश्वास हो जाता है कि वे जितने दिखते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। क्या लड़ाई थी? सोफिया ने बाहर आते हुए कहा। उसकी खुशी के कारण उसके लाल बाल और भी अधिक चमकदार हो गए और सोफिया ने बिना पूछे ही बताना शुरू कर दिया कि उसकी लड़ाई कैसी थी। मैं अब जाऊंगा, मैंने कहा और दरवाजे की ओर चल दिया, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार स्टैंड पर छोटा सा क्रिस्टल रखा था। उसके सामने बैठकर मैंने अपनी सारी ऊर्जा उस पर केंद्रित कर दी और जल्द ही मैंने पाया कि मेरी चेतना फिसल रही है। जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोली तो मैंने खुद को खूबसूरत समुद्र तट पर खड़ा पाया। अपने पैरों के नीचे मैं बहुरंगी रेत और समुद्र तट पर टकराने वाली लहरों की शांतिपूर्ण ध्वनि देख सकता था। यह इतना सुंदर दृश्य है कि हर कोई इसका आनंद लेना चाहता है। जल्द ही मेरा प्रतिद्वंद्वी मेरे सामने प्रकट हुआ और वह एक मानव था। वह एक हट्टा कट्टा युवक था जो किशोरावस्था के अंतिम चरण में था। उसने पूरे शरीर पर चमड़े का कवच पहना हुआ था और उसके हाथ में एक चांदी का मॉर्निंग स्टार था जिस पर बहुत तेज नुकीले कांटे लगे हुए थे, जिससे वह बहुत डरावना लग रहा था। दूसरी चुनौती 3 सेकंड में शुरू होगी। एक नीरस आवाज गूंजी और मैं अपनी तलवार लेकर तैयार हो गया। लड़ाई। जैसे ही उल्टी गिनती 0 पर पहुंची, नीरस आवाज ने कहा, आह है। मेरा ताकतवर प्रतिद्वंद्वी जोर से चिल्लाया और बहुत ही खतरनाक दिखने वाले मॉर्निंग स्टार के साथ मुझ पर आया। मैं भी पीछे नहीं हटा। मेरे मजबूत कौशल जायंट स्ट्रेंथ के साथ, जो 27वीं मुहर के बाद और भी अधिक शक्तिशाली हो गया था, मेरे पास अपने प्रतिद्वंद्वी मॉर्निंग स्टार के साथ सीधे टकराव करने के लिए पर्याप्त ताकत है। खटखट। एक जोरदार आवाज हुई और मुझे लगा कि मेरे शरीर में तीव्र ऊर्जा प्रवाहित होने के कारण मेरा शरीर कांप रहा है। यदि मुझे ये झटका 4 दिन पहले लगा होता तो मैं निश्चित रूप से दसियों कदम पीछे हट जाता, लेकिन अब मैं बस थोड़ा सा कांप रहा था। ये देखकर कि मैंने एक भी कदम पीछे नहीं हटाया, मेरा प्रतिद्वंद्वी बहुत क्रोधित हो गया और मुझ पर हमलों की झड़ी लगा दी। उसने अवश्य ही किसी प्रकार के कौशल का प्रयोग किया होगा, क्योंकि प्रत्येक हमला पिछले हमले से अधिक शक्तिशाली है। खटखट खटखट। मैंने उसके उग्र आक्रमणों का अपनी तलवार से जवाब दिया। मेरी तलवार के आक्रमणों में भले ही उसके भोर के तारे जितनी शक्ति न हो, लेकिन वे इतने सटीक हैं कि वे प्रत्येक वार को नष्ट करने में सक्षम हैं। देखना। अचानक सफेद लपटों ने उसके भोर के तारे को ढक लिया और उनसे तीव्र शीतलता निकलने लगी और वह शीतलता उसके भोर के तारे से मेरी तलवार में प्रवाहित होने लगी। ये देखकर मैंने तुरंत अपनी तलवार को सूर्य की आग से ढक लिया और सारी ठंडक जो मेरी तलवार में घुसने की कोशिश कर रही थी, भाप में बदल गई। क्या मजबूत बर्फ क्षमता है! उसकी तलवार को ढकने वाली ठंडी लौ उसकी नियम शक्ति नहीं थी बल्कि क्षमता थी। काश मेरे पास ऐसी शक्तिशाली क्षमता होती। मैं अपनी टीम में एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जो अपनी क्षमता का प्रयोग बहुत कम करता हूं, जबकि अन्य लोग नियमित रूप से इसका प्रयोग करते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी क्षमता बहुत कमजोर है और शक्तिशाली क्षमता का होना महत्वपूर्ण है। यह अभी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब मैं नाइट स्टेज से ऊपर उठूंगा तो यह महत्वपूर्ण हो जाएगा। मैंने अपनी क्षमता बढ़ाने के कई तरीके खोजे हैं, लेकिन बहुत कम हैं। क्षमता का विकास राक्षस पर निर्भर करता है। भले ही राक्षस में कुछ प्रकार की क्षमता हो जैसे हवा, आग, शारीरिक आदि, उनके बीच एक बड़ा अंतर है। प्रत्येक राक्षस की क्षमता अलग अलग तरीके से विकसित होती है। इसका मतलब है कि अलग अलग राक्षसों की क्षमताओं को विकसित करने के लिए अलग अलग चीजों की आवश्यकता होती है, और यही कारण है कि यह बहुत कठिन है। यह अच्छा होता यदि एश्लिन लोकप्रिय और शक्तिशाली राक्षस प्रजाति से होती, क्योंकि उन पर बहुत शोध किया गया है और उनकी क्षमताओं को विकसित करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है वे बहुत अच्छी तरह से ज्ञात हैं। लेकिन एश्लिन ग्रेस्पार्क स्पैरो से है, जो दुनिया में सबसे आम और निम्नतम स्तर के राक्षसों में से एक है। केवल वे लोग ही इन प्रजातियों से जुड़े हैं जिनके पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए जाहिर है कि कोई भी उन पर शोध नहीं करेगा।
अब तक मुझे केवल एक ही सामग्री मिली थी जिसने एशलिन की प्रतिक्रिया को उकसाया और उसकी क्षमता को विकसित करने में मदद की, और वह है फायरी लान का मूल। अग्नि सिंह का कोर ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसने उसे एक बार अपनी क्षमता विकसित करने में मदद की थी, और वह प्रतिदिन इसके कोर के टुकड़े खाती रही थी। हर कुछ दिनों में मैं उसे खाने के लिए विभिन्न अग्नि प्रकार के राक्षसों के कोर देता था, लेकिन अग्नि सिंह के कोर को छोड़कर किसी भी राक्षस के कोर ने उसकी प्रतिक्रिया को नहीं भड़काया था। खैर, मैं क्षमता के विकास के बारे में कुछ और समय सोचूंगा, क्योंकि अब मेरे प्रतिद्वंद्वी ने अपना आक्रमण बढ़ा दिया है और मुझे उसका जवाब देना होगा। खटखट। उसका मॉर्निंग स्टार फिर से मेरी तलवार से टकराया, लेकिन इस बार यह इतना जोरदार था कि मेरी तलवार लगभग मेरे हाथ से छूट गई। अगर मैंने उसके हमले की ताकत का अनुमान न लगाया होता तो मेरी तलवार निश्चित रूप से मेरे हाथ से उड़ गई होती। क्लैंक क्लैंक क्लैंक। अपने कांपते शरीर को तुरंत नियंत्रित करते हुए मैंने उसके शक्तिशाली हमलों का जवाब देना शुरू कर दिया। पहले कुछ मिनटों में मैं मुश्किल से ही अपना बचाव कर पाया, क्योंकि वे न केवल बहुत शक्तिशाली हैं, बल्कि उनके साथ शक्तिशाली बर्फ जमाने वाली शक्ति भी है। इसलिए न केवल मुझे मॉर्निंग स्टार के शक्तिशाली शारीरिक प्रभाव से निपटना है, बल्कि मुझे उसके साथ आई ठंडक को भी दूर करना है। मुझे कुछ मिनटों तक कठिनाई हुई, लेकिन जैसे जैसे मुझे इसकी आदत होती गई, दबाव कम होने लगा और मैंने लड़ाई में थोड़ी बढ़त भी हासिल कर ली। ये हत्या नियम की खूबसूरती है। ये हत्या के लिए सबसे अच्छा नियम है, क्योंकि इसमें हत्या के हर पहलू को शामिल किया गया है, और लड़ाई जितनी लंबी चलेगी यह मेरे लिए उतना ही अधिक फायदेमंद होगा। फ्री वेब नॉवल कॉम टुकड़ा। मैं अंततः उस पर वार करने में सफल रहा, हालांकि यह मामूली था, फिर भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके बाद मैं उसे लगातार वार करता रहूंगा। स्लाइस स्लाइस स्लाइस। सबसे पहले उसे जो चोटें आईं वे काफी हल्की थीं, लेकिन समय बीतने के साथ वे बढ़ती गईं और यहाँ तक कि उसका पूरा शरीर चोटों से भर गया, और उनमें से कई गंभीर थीं। और अगर यह प्रतिद्वंद्वी इतना लचीला नहीं होता और समय समय पर घातक प्रहारों से बचता रहता, तो ये लड़ाई पहले ही समाप्त हो गई होती। फिर भी मैं उस पर हमला करता रहा, जिससे उसकी चोटें और गहरी हो गईं, और बीच बीच में घातक हमले भी करता रहा। उसके शरीर पर चोटें लगातार खून से लथपथ होती गईं, जब तक कि मेरा प्रतिद्वंद्वी पूरी तरह से खूनी आदमी में नहीं बदल गया। क्रैक क्रैक क्रैक, टूट फूट। मैं उसे और अधिक घायल करने के लिए उस पर एक और हमला करने ही वाला था कि अचानक उसके शरीर पर दरारें फैलने लगीं और वह टुकड़ों में बिखर कर गायब हो गया। उसका शरीर पूरी तरह से बिखर गया था और फिर धुएं की तरह गायब हो गया। तीसरा प्रतिद्वंद्वी जल्द ही सामने आएगा। मुझे आश्चर्य है कि वह कितना शक्तिशाली होगा और उसके और दूसरे प्रतिद्वंद्वी के बीच शक्ति का अंतर कितना होगा। पिछली बार जब मैंने चुनौती का प्रयास किया था तो मुझे पहली चुनौती को पार करने में ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा था, लेकिन दूसरी चुनौती बहुत कठिन थी। मैं आक्रामक भी नहीं हो पाया था, केवल बचाव कर पाया था और कुल्हाड़ी से कट जाने के बाद क्रिस्टल से बाहर आ पाया था। मैंने अपने साथियों से सुना है कि यह चुनौती कितनी कठिन है, लेकिन फिर भी मैं स्वयं इसका अनुभव करना चाहता हूँ। स्टार एलीट। जब मैंने अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा तो मैंने जोर से कहा, यह सामान्य काले बेयरमैन जनजाति का ग्रिम जाति का राक्षस है, लेकिन जो चीज इसे अलग बनाती है वह है उसके माथे पर चांदी का सितारा का निशान। उनके माथे पर एक चांदी का सितारा बना हुआ है जो बहुत ही आकर्षक तरीके से चित्रित किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि ग्रिम जाति के लिए यह निशान प्रतिष्ठा और शक्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। मेरे सामने ब्लैक बेयरमैन जनजाति का सिंगल स्टार एलीट है। अब तक मैंने जिन एलीट से लड़ाई की है वे सभी नकली एलीट थे, लेकिन मेरे सामने जो है वह असली सिंगल स्टार एलीट है। ये स्टार मार्क केवल उन्हें तब दिया जाता है जब वे अपने कबीले में अपनी शक्ति सिद्ध कर लेते हैं। ग्रिम कबीले के युद्ध क्षेत्र में 9 प्रकार के स्टार अभिजात वर्ग होते हैं। वे 1 स्टार से लेकर 9 स्टार अभिजात वर्ग तक होते हैं और प्रत्येक स्टार के बीच ताकत का अंतर बहुत अधिक होता है। यही कारण है कि चौकी में केवल 3 स्टार अभिजात वर्ग ही पाए जाते हैं, क्योंकि उनसे ऊपर के स्टार अभिजात वर्ग केवल मध्य क्षेत्र और युद्ध क्षेत्र में ही पाए जा सकते हैं। यह 1 स्टार अभिजात वर्ग ब्लैक बेयरमैन जनजाति 2 मीटर से भी कम लंबी है, जो कि 3 मीटर से अधिक लंबे ग्रिम जाति के राक्षस की तुलना में बहुत छोटी है, जिसके साथ हम हर दिन लड़ते थे। ऐसा लगता है कि टीम लीडर ने जो कहा वह सच है कि निम्न स्तरीय शिकार भूमि में केवल सबसे निराशाजनक ग्रिम जाति के राक्षस पाए जाते हैं। उन्हें केवल संख्या बढ़ाने के लिए वहां भेजा जाता है और इस उम्मीद में कि वहां से कुछ विलक्षण प्राणी निकलेंगे। उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव था जब उसने अपना वॉहैमर हल्के से घुमाया और मेरी ओर देखा। तीसरी चुनौती 3 सेकंड में शुरू होगी। एक नीरस आवाज फिर से गूंजी। उल्टी गिनती शुरू हो गई और मैं इस भयंकर प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए तैयार हो गया।
हो सकता है कि मैं इसके सामने ज्यादा देर तक न टिक सकूं, लेकिन मैं अभी भी इसके साथ कुछ चालें बदलना चाहता हूं। युद्ध। मैं अभी हमला करने ही वाला था कि मैंने देखा कि एक सितारा कुलीन ग्रिम रेस राक्षस पहले ही मेरे सामने आ चुका है और उसने मुझ पर अपना वॉहैमर घुमाया है। टकराना। मैंने बचाव के लिए जल्दी से अपनी तलवार सामने रखी, लेकिन जैसे ही वॉहैमर ने उसे छुआ, वह मेरे हाथ से छूटकर उड़ गई और वॉहैमर सीधे मेरे सिर पर आ गिरा। एक क्षण के लिए मुझे बहुत दर्द महसूस हुआ, फिर मैं बेहोश हो गया और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने पाया कि मैं उसी घेरे पर बैठा हुआ हूं। वे वास्तव में सही थे। तीसरी चुनौती वास्तव में कठिन है। एम्मा को छोड़कर हमारी टीम में कोई भी इसके एक से अधिक चालों का विरोध करने में सक्षम नहीं है, यहां तक कि रिची भी, जिसने इसके पहले हमले का अनुभव करने के बाद खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया था। अगर मुझे तीसरी चुनौती पार करनी है तो मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। मेरे पास अब केवल 25 दिन है। 25 दिनों में मुझे तीसरी चुनौती पार करने के लिए पर्याप्त मजबूत बनना होगा, क्योंकि तभी मैं अफेरियन खंडहर में प्रवेश करने के योग्य हो जाऊंगा। अफेरियन रूइन की खबर आने के बाद से पिछले 4 दिनों में मैंने इसके बारे में ऑनलाइन बहुत सी बातें पढ़ी हैं और वे बातें मुझे उत्साहित करने के लिए पर्याप्त थीं, और अब मैं किसी भी हालत में इसमें प्रवेश करना चाहता हूं। अपने आप को शांत करने के बाद मैं एक बड़ी मुस्कान के साथ दरवाजे से बाहर निकलता हूं। दूसरी चुनौती को पार करने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं था जो हमें खजाने की खोज पर जाने से रोक सकता था। जहां तक रीना का सवाल है, जो गिल्ड चुनौती के लिए आखिरी में बची है, मुझे उसकी चिंता नहीं है। यदि सोफिया चुनौती को पार करने में सक्षम है तो वह भी इसे पार करने में सक्षम होगी। बिना पूछे ही मैंने बताना शुरू कर दिया कि मेरा मुकाबला कैसा रहा, खासकर मेरे तीसरे प्रतिद्वंद्वी के साथ। तुम भाग्यशाली कमीने। पिछली बार तुम्हारा सामना स्पेशल ग्रिम रेस राक्षस से हुआ था और इस बार तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी एक स्टार ग्रिम रेस राक्षस था। तुम्हारी किस्मत वाकई अच्छी है। सोफिया ने कहा, यदि तुम दोनों बार पिटते नहीं तो मैं तुम्हें हरा देती। इस पर मेरे सहित सभी लोग हंस पड़े। आपको कामयाबी मिले। रीना के चुपचाप दरवाजे की ओर जाते ही सभी ने कहा, वह हमारी टीम में अंतिम सदस्य है और हमारा खजाने की खोज धीरे धीरे उस पर निर्भर करता है। ये जानते हुए भी कि 100% संभावना है कि वह दूसरी चुनौती को पार कर जाएगी, मैं चिंतित होने से खुद को नहीं रोक सका। केवल मैं ही नहीं, उसकी जुड़वां बहन सोफिया, जो उसे सबसे अच्छी तरह जानती थी, वह भी थोड़ी चिंतित थी, क्योंकि वह घबराहट में अपने हाथों से संदेश भेज रही थी। समय बहुत धीमी गति से बीत रहा था और हम सब दरवाजे पर नजर रखे हुए थे, यहाँ तक कि जो लोग चुनौती लेने के लिए हमारे बाद आए थे, वे भी हमारे बीच गंभीर माहौल देखकर चुप हो गए थे। 6 मिनट बीत गए लेकिन सोफिया बाहर नहीं आई। ये देखकर हम बहुत चिंतित हो गए। क्लिक करें। अंत में 2 मिनट बाद हमने दरवाजे की क्लिक की आवाज सुनी। रैना को चुनौती पूरी करने में कुल 8 मिनट लगे थे और जब वह बाहर आए तो उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। मैंने पहली बार रीना को इतनी उज्ज्वल मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए देखा था। ज्यादातर समय उसके चेहरे पर मुस्कान रहती थी, वह बस बहुत ही कम मुस्कुराती थी, लेकिन यह मुस्कान मेगावाट थी। क्या हुआ? सोफिया ने अपनी बहन को बहुत खिलखिलाकर मुस्कुराते हुए देखा, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती है कि उसकी बहन के लिए इतनी बड़ी मुस्कान देना कितना दुर्लभ है। मेरा दूसरा चैलेंजर स्पेशल ग्रिम रेस मॉन्स्टर ट्राइब से था, रीना ने कहा, और हम सभी हैरान रह गए। उसने विशेष ग्रिम जाति के राक्षस जनजाति के व्यक्ति से लड़ाई की थी और उसे जीत लिया था। यह मेरी तुलना में वास्तव में आश्चर्यजनक है, जिसने सिर्फ पिटाई झेली थी। freeomegaabnormal.com। चूंकि हम सभी ने दूसरी चुनौती को पार कर लिया है, इसलिए हमें टीम लीडर को सूचित करना चाहिए, रिची ने कहा। हम सभी ने सिर हिलाया और हमारे गिल्ड प्रोफाइल के स्नैपशॉट लेने के बाद, जो दिखा रहा था कि हमने दूसरी चुनौती को पार कर लिया है, हमने टीम लीडर को भेज दिया। कुछ ही सेकंड बाद उनका जवाब आया, जिसमें कहा गया कि बधाई हो और कल सुबह गिल्ड में उनसे मिलिए। चलो अब चलते हैं। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आप लोगों को सबसे अच्छे रेस्तरां में भोजन कराऊंगी, इम्मा ने कहा। यह सुनकर हमारा मूड और भी अधिक खुश हो गया और हम गिल्ड से बाहर निकल गए। इम्मा ने जिस रेस्टोरेंट को चुना वह फोर्ट कैवेंडिश के शीर्ष 100 रेस्टोरेंट में से एक है। वहां टेबल मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्मा फिर भी किसी तरह इसे पाने में कामयाब रही। इस रेस्तरां का भोजन बहुत स्वादिष्ट बताया जाता है और राक्षसों के लिए एक विशेष भोजन कक्ष भी है जहां वे भोजन कर सकते हैं।
अच्छा बनो, मैंने एशलिन से कहा क्योंकि मुझे पता है कि उसका गुस्सा कितना जल्दी भड़क जाता है और ये देखते हुए कि अन्य लोगों का राक्षस स्तर उससे अधिक है, वे उसे डराने की कोशिश कर सकते हैं और अगर उनकी धमकी सीमा से अधिक हो गई और वह चिढ़ गई तो वह गुस्से में शासन शक्ति का उपयोग कर सकती है, जिसे मैं नहीं सोचता कि यहाँ किसी भी राक्षस के पास संभालने की शक्ति है। अरे, मैंने मन ही मन कहा क्योंकि मुझे एशलिन का बहुत चिड़चिड़ा मूड महसूस हो रहा था और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने अपने अंत से हमारे मानसिक संबंध को अवरुद्ध कर दिया था। हमने अभी अभी एक शानदार डिनर समाप्त किया था और उस कमरे की ओर जा रहे थे जहां राक्षस खाना खा रहे थे, तभी मुझे उसकी अत्यधिक चिड़चिड़ाहट का एहसास हुआ। बाजरा, जोना, सभी ने अचानक अपने राक्षसों का नाम चिल्लाया और उस कमरे की ओर भागे जहां राक्षस जल्दी जल्दी खा रहे थे। उसने सचमुच ऐसा किया। मैंने बिना खुशी के सोचा और उनके पीछे पीछे चलने लगा, उम्मीद करता रहा कि वो पानी में नहीं गिर गई होगी, अन्यथा मेरे लिए अपने साथियों का सामना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टकराना। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हमने जोर से दरवाजा खोला तो देखा कि राक्षस एक कोने में डर के मारे बैठे हैं, जबकि उनके कमरे में नियुक्त वेटर उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ एशलिन डरे हुए राक्षसों की परवाह किए बिना चुपचाप खाना खा रही है। जैसे ही राक्षस ने अपने साथियों को कमरे में प्रवेश करते देखा, उनकी डरी हुई आंखों में आशा की किरण जगी और वे अपने साथियों की ओर झपटे। क्या हुआ? सभी ने एक स्वर में सवस से पूछा जो डरे हुए राक्षसों को शांत करने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता, मैं उनके लिए और बर्तन लाने गया था, लेकिन जब वापस आया तो सभी लोग डर के मारे एक कोने में दुबके हुए थे, सिवाय उस एक के। सवर ने शांति से खाना खा रही एशलिन की ओर इशारा करते हुए कहा। बाजरा, बताओ क्या हुआ, किसने तुम्हें चोट पहुंचाई? सोफिया ने अपने इन्फर्नो बाग से पूछा, जो अभी एक छोटा शावक है। न केवल वह बल्कि हर कोई अपने राक्षसों से पूछने लगा कि क्या हुआ। वो अपने साथियों से यह सवाल सुनकर सभी राक्षस फूट फूट कर रोने लगे और एशलिन की ओर डरावने ढंग से इशारा करते हुए ये समझाने की पूरी कोशिश की कि क्या हुआ था। मुझे सचमुच बहुत खेद है, एशलिन ने कुछ बुरी आदतें सीख ली थीं। वह थोड़ी सी भी उत्तेजना पर क्रोधित हो जाती थी। मैंने माफी मांगते हुए एशलिन को जमीन से उठाया। वे सभी मुझे अजीब तरह से देख रहे थे, जैसे सोच रहे हों कि एक छोटी उत्परिवर्तित ग्रेसपार्क गौरैया उनके राक्षसों को इतना डरा कैसे सकती है कि वे उसकी ओर देखने की भी हिम्मत नहीं कर सके। वे यह मानने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि वह छोटी सी गौरैया, जो उनमें से सबसे कमजोर थी, उनके राक्षस को इतना डरा सकती है। लेकिन अपने राक्षसों से बार बार पूछने पर उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा। उनके अनुसार वे छोटी गौरैया को चिढ़ा रहे थे क्योंकि वह उनमें सबसे छोटी और कमजोर थी, लेकिन अचानक ये गौरैया इतनी खतरनाक हो गई कि वे उससे बहुत डर गए। ये सुनकर मुझे राहत की सांस मिली। यह अच्छी बात है कि उसने कोई शारीरिक हमला नहीं किया, उसने केवल उन राक्षसों को डराने के लिए हत्या के नियम का इस्तेमाल किया जो उसे परेशान कर रहे थे। एशलिन, तुमने जो किया वह बुरा है, उनसे माफी मांगो, मैंने एशलिन से कहा। मुझे इन राक्षसों पर सचमुच दया आती है। उन्होंने उसे इस तरह से व्यवहार करके बहुत परेशान किया होगा और उसने जो किया वह बुरा ही है। चबाओ 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 चबाओ। एशलिन गुस्से से चहकने लगी, कहने लगी कि यह उसकी गलती नहीं है क्योंकि पहले उन्होंने उसे परेशान किया था। एशलिन, जल्दी से उनसे माफी मांगे, नहीं तो मैं एक हफ्ते तक कोई नाश्ता नहीं दूंगी, मैंने सख्ती से कहा। उसने जो किया वह बुरा था और उसे इसके लिए माफी मांगनी पड़ी। fgweb9al_com। चबाओ चबाओ चबाओ। एशलिन ने धीरे से चहकते हुए अपने तरीके से माफी मांगी। अच्छी लड़की, मैंने उसे दुलारते हुए कहा। जब मैंने अपने दोस्तों की ओर देखा तो पाया कि वे अभी भी एशलिन और मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। मैं उसके व्यवहार के लिए फिर से गहराई से माफी मांगता हूं, मैंने कहा और अपने स्टोरेज से कुछ स्नैक्स के पैकेट निकाले। ये स्नैक्स उसके व्यवहार के लिए मुआवजे के रूप में ले लो, मैंने कहा और राक्षस स्नैक्स को सौंप दिया। ये स्नैक्स बहुत महंगे हैं और राक्षसों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। स्नैक्स के पैकेट देखकर सभी राक्षस खुश हो गए और खुश आंखों से खाने लगे। राक्षस का मूड सामान्य होने के बाद हम रेस्तरां से बाहर निकले और होवर कार से अपने अपार्टमेंट की ओर चल पड़े। तुम मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक रहस्य छिपा रहे हो, सोफिया ने कहा। चूंकि हमारे अपार्टमेंट बहुत पास पास है, इसलिए हमने एक ही कार साझा करने का निर्णय लिया है, इसलिए कल इस पर चर्चा कर सकते हैं। हमने मध्य स्तरीय शिकारगाह के बारे में सारी जानकारी साझा की और मुझे कहना होगा कि ये दोनों लड़कियां बहुत सारी चीजें जानती हैं। क्या रहस्य? मेरे पास तो कोई रहस्य नहीं है, तुम लोगों की तरह, मैंने कहा और उन पर आरोप लगाते हुए सब कुछ नकार दिया। तोश, उसने कहा, हम सभी के अपने अपने रहस्य हैं और हर रहस्य को जानने की जरूरत नहीं है।
जैसे कि ये दोनों लड़कियां कितनी ताकत छिपा रही हैं और मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भी ऐशलिन के बारे में पता चले कि उसके पास शासन करने की शक्तियां हैं। अगले 2 दिन दिलचस्प होने वाले हैं, सोफिया ने कहा। मैंने सिर हिलाया। हम खजाने की खोज के लिए मध्य स्तर के शिकार में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये खतरनाक होने वाला है लेकिन बहुत चुनौतीपूर्ण भी है। यहाँ तक कि अगर हमें कुछ भी नहीं मिला तो मध्य स्तरीय शिकार भूमि की यात्रा बहुत फायदेमंद होगी, क्योंकि वहाँ हम अपनी सबसे मजबूत चुनौतियों का सामना करेंगे और अगर हम उन पर काबू पाने में सक्षम हैं तो हमारी ताकत में स्पष्ट वृद्धि होगी, जो तीसरी चुनौती को हराने के लिए हमारे रास्ते में काफी मदद करेगी। मुझे अभी भी याद है कि उस एक स्टार एलीट का प्रहार कितना शक्तिशाली था। अगर मुझे सिर्फ 15 दिनों में इतनी ताकतवर प्रतिद्वंद्वी को हराना है तो मुझे बहुत कठिन प्रशिक्षण लेना होगा। कल मिलते हैं, मैंने उनसे कहा जब होवरकार उनके अपार्टमेंट के सामने रुकी और वे कार से बाहर निकले। हाँ, कल मिलते हैं, दोनों बहनों ने एक साथ कहा। कुछ मिनट बाद होवरकार मेरे अपार्टमेंट के सामने रुकी। अपने अपार्टमेंट में मैं चुपचाप सोफे पर बैठ गया और अपनी बनाई सूची में उन चीजों को देखने लगा जिनकी कल के रोमांच के लिए जरूरत होगी। इस सूची में सबसे महत्वपूर्ण ये औषधियां हैं। मैंने इन औषधियों को खरीदने में बहुत भाग्य खर्च किया है, लेकिन ये इसके लायक हैं क्योंकि ये चोटों को तेजी से ठीक करने में बहुत अच्छे हैं। न केवल औषधियां, बल्कि मैंने कई अन्य चीजें भी खरीदी हैं जो कल काम आएंगी। ये देखने के बाद कि मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, मैंने अपने होलोवॉच की खिड़की बंद कर दी और सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज और बॉडी क्लींजिंग तकनीक का अभ्यास करने के लिए तापमान कक्ष को सक्रिय कर दिया। मैंने पहले ही सुप्रीम कॉम्बैट व्यायाम की 27वीं सील बना ली है, इसलिए बहुत जल्द कोई नई सील नहीं आएगी, लेकिन कुछ ही दिनों में बॉडी क्लींजिंग व्यायाम में बड़ी प्रगति होगी। मैं पहले ही बॉडी क्लींजिंग तकनीक के 32वें आसन पर पहुंच चुका हूं और 3 से 4 दिनों में मैं 36वें आसन तक पहुंच जाऊंगा, जिसके बाद मेरा शरीर तीसरी क्लींजिंग प्रक्रिया से गुजरेगा। इस बार मैंने जहर को 15% पर एडजस्ट किया था। ये बहुत दर्दनाक और थोड़ा खतरनाक होगा, लेकिन मुझे ये जोखिम उठाना होगा। शीर्ष स्तर के साजन चरण तक पहुंचने के लिए मुझे चमत्कार फल की ऊर्जा को बहुत अधिक ऊर्जा खिलाने की आवश्यकता होगी, तभी मुझे 25 दिनों के भीतर स्तर बढ़ाने का मौका मिलेगा। जहर की खुराक को समायोजित करने के बाद मैंने शरीर शुद्धिकरण तकनीक और सर्वोच्च युद्ध अभ्यास करना शुरू कर दिया। 15% जहर की मात्रा के कारण ये बहुत दर्दनाक है, लेकिन मैंने दर्द को सहन किया और प्रदर्शन जारी रखा, और जब तक मैं समाप्त हुआ, मैं दोनों में कुछ प्रगति करने में सक्षम हो गया था। अपना अभ्यास समाप्त करने के 1 घंटे बाद मैंने स्नान किया और तुरंत सो गया। सोने से पहले मेरे दिमाग में आखिरी विचार कल का खजाने की खोज का था। चूंकि आप सभी आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको उस स्थान के बारे में बताऊंगा जहां हम जा रहे हैं। बेन के पहुंचने के बाद टीम लीडर ने कहा, अंततः हम उस सम्मेलन कक्ष में बैठे हैं जो हमारी टीम को आवंटित किया गया है। नक्शा हमें कैसेरॉक की ओर ले जाता है, जो मध्य स्तरीय शिकारगाह है, और मेरे अनुमान से हमें वहां पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। हम वहां रात बिताएंगे, जबकि आप लोग ग्रिम जाति के राक्षसों से लड़ेंगे जो नक्शे में गंतव्य तक पहुंचने के रास्ते में आएंगे। तो ये कैसेरॉक शिकारगाह है। खैर, मुझे आश्चर्य नहीं है क्योंकि निषिद्ध मैदान के चारों ओर केवल 3 मध्यम स्तर के शिकारगाह हैं और कैसेरॉक उनमें से एक है। कैसेरॉक को निम्नतम श्रेणी के मध्य स्तरीय शिकार मैदानों में से एक कहा जा सकता है, लेकिन यह अभी भी मध्य स्तरीय शिकार मैदान है और ग्रिम जाति के राक्षस जो वहां होंगे वे अधिक शक्तिशाली होंगे जिनका हमने अब तक निम्न स्तरीय शिकार मैदान में मुकाबला किया है। सामान्यतः मध्य स्तर क्षेत्र में रात बिताना अत्यंत खतरनाक होता है, विशेषकर हम नौसिखियों के लिए, लेकिन चूंकि टीम लीडर हमारे साथ है, इसलिए हमें ज्यादा परेशानी में पड़ने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आखिरी 2 दिन होंगे जब मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा, इसलिए इन 2 दिनों में आप लोग पहले से कहीं अधिक प्रशिक्षण लेंगे और मैं केवल तभी आपकी मदद करूंगा जब मजबूत राक्षस आएंगे। लेकिन अन्य राक्षसों से तो तुम्हें स्वयं ही लड़ना होगा, और यदि तुम लोग मध्य स्तर के शिकारगाह के सामान्य राक्षसों को भी हराने में असफल रहे तो तुम्हें ये भूल जाना होगा कि मैं तुम्हें मानचित्र के गंतव्य तक ले जाऊंगा। टीम लीडर ने कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज अधिक दृढ़ थी। उसकी बात सुनकर हम सभी अवाक रह गए। हमने सोचा कि चूंकि हमने गिल्ड चुनौती पार कर ली है, इसलिए टीम लीडर हमें खजाने की खोज के लिए अवश्य ले जाएगा, लेकिन अब एक और चुनौती है। खजाने की खोज के रास्ते में अब हमें हर ग्रिम राक्षस समूह से लड़ना और उसे हराना होगा जिसे टीम लीडर हमारे सामने फेंकेगा। ये 2 दिन प्रशिक्षण के सबसे कठिन 2 दिन होंगे। तो क्या कहते हो? अगर तुम वहां नहीं जाना चाहते तो मुझे बता सकते हो। तुम्हारे प्रशिक्षण के लिए मेरे दिमाग में कोई और अच्छी जगह है? टीम लीडर ने पूछा।
हम सभी खजाने की खोज पर जाना चाहते हैं, है ना दोस्तों? सोफिया ने पूछा और हम सभी ने तुरंत सिर हिला दिया। चाहे खजाने की खोज कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हम इसके लिए जाना चाहते हैं क्योंकि हम सभी इसके बारे में बहुत उत्सुक और उत्साहित हैं। जहां तक कठिन लड़ाइयों का सवाल है, हमें उनसे पूरी ताकत से लड़ना होगा और उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब तक कोई बहुत खतरनाक चीज हमारे सामने आती है, टीम लीडर हमें उससे बचाने के लिए वहां मौजूद रहेगा। चूंकि आप लोगों ने निर्णय लिया है कि आपको 2 दिन के प्रशिक्षण के लिए जो कुछ भी चाहिए, उसे गिल्ड स्टोर से खरीदना चाहिए, इसलिए आपके पास 1 घंटा है। टीम लीडर ने कहा। हम सभी ने सिर हिलाया और गिल्ड स्टोर की ओर चले गए। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी स्टोर में ये देखने के लिए गया कि क्या मैं गलती से कुछ भूल गया हूं। जल्द ही 1 घंटा बीत गया और मेरे सभी साथियों ने 2 दिन के साहसिक अभियान के लिए आवश्यक सामान की खरीदारी पूरी कर ली। चलो चलें, टीम लीडर ने हवा में छलांग लगाते हुए कहा। हम मुस्कुराए और उसके पीछे चल दिए। आज हमने जो मार्ग लिया वह वही है जो हम पिछले 4 दिनों से ले रहे हैं। यदि हमें कैसरॉक तक शीघ्र पहुंचना है तो हमें निषिद्ध भूमि का मार्ग लेना होगा, क्योंकि कैसरॉक शिकार भूमि तक पहुंचने के लिए वह सबसे छोटा मार्ग है। अपनी तीव्र गति से हम शीघ्र ही उस स्थान पर पहुंच गए जहां हमने पर्पल स्ट्राइप टाइगरमैन जाति के उन ग्रिम जाति के राक्षसों को मार गिराया था तथा उनके नेता के भंडार में नक्शा ढूंढ निकाला था। वे बैंगनी धारी वाले टाइगरमैन शायद खजाने की खोज में जा रहे होंगे, क्योंकि यह रास्ता कैसरॉक शिकारगाह तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता है। समय बीतता गया और हम कैसरॉक की ओर बढ़ते गए। रास्ते में हमें बहुत कम राक्षस मिले। ये समझ में आता है क्योंकि हम निषिद्ध भूमि के चारों ओर का मार्ग ले रहे थे। सुरक्षित होने के बावजूद बहुत कम लोग इसके चारों ओर जाने का साहस करते हैं। तैयार हो जाओ, आधे घंटे में हम कैसरॉक की सीमा पर पहुंच जाएंगे, टीम लीडर ने कहा और हम सभी ने सिर हिलाया और ग्रिम जाति के राक्षसों से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर लिया। 15 मिनट और बीते और हम ग्रिम जाति के राक्षस की 2 छोटी टीमों के सामने आ गए, लेकिन इससे पहले कि हम पलक झपका पाते, वे सभी टीम लीडर द्वारा छोड़े गए दांत से मारे गए। मुझे समझ में नहीं आता कि टीम लीडर दांत का उपयोग क्यों करता है। यदि वह चाहता तो अपनी उंगली से बिजली के बोल्ट जारी करके राक्षसों को मार सकता था और ग्रिम जाति के राक्षस आसानी से धूल में बदल जाते जैसे उन्होंने अपने दांत के साथ किया था, लेकिन किसी कारण से वह ऐसा नहीं करता है। जैसे जैसे हम कैसरॉक शिकारगाह के करीब पहुंचे, हमें अधिक से अधिक ग्रिम जाति के राक्षस दिखाई दिए, लेकिन वे सभी ग्रिम जाति के राक्षस 2 या 3 के छोटे से समूह में थे। हमें कोई भी ग्रिम राक्षस टीम नहीं मिली जिसमें 4 से अधिक सदस्य हों, लेकिन बात यह है कि प्रत्येक राक्षस जिसका हमने सामना किया वह कर्नल चरण का अभिजात वर्ग था। वे न केवल अभिजात कर्नल चरण थे, बल्कि उन्होंने कर्नल चरण की तुलना में अधिक मजबूत शक्ति भी बढ़ाई थी जिसका हमने निम्न स्तरीय शिकार मैदान में सामना किया था। और बात यह है कि हमने वास्तव में शिकार के मैदान में प्रवेश नहीं किया था। यदि हमने बाहर ऐसे शक्तिशाली ग्रिम जाति के राक्षस का सामना किया है, तो मुझे आश्चर्य है कि कैसरॉक के अंदर हमारा सामना करने वाले राक्षस कितने शक्तिशाली होंगे। यहाँ ग्रिम प्रजाति के राक्षसों की ताकत की तुलना उनसे मत करो जिनसे तुमने निम्न स्तरीय शिकार भूमि में लड़ाई की है। जिन ग्रिम प्रजाति के राक्षसों से तुम यहाँ लड़ोगे वे निम्न स्तरीय शिकार भूमि में अपने समकक्षों से 3 गुना अधिक शक्तिशाली होंगे, टीम लीडर ने सलाह दी। मेरे अलावा हर कोई यह सुनकर आश्चर्यचकित था। मुझे पहले से ही इस बारे में पता था क्योंकि मैंने उनकी युद्ध शक्ति को महसूस किया था और थोड़ी देर के लिए काफी हैरान था। मैंने पढ़ा है कि समान स्तर पर होने के बावजूद मध्य स्तर के शिकार के मैदान में राक्षस निम्न स्तर के शिकार के मैदान के राक्षसों से अधिक शक्तिशाली होते हैं, लेकिन मैंने सोचा था कि वे 2 गुने शक्तिशाली होंगे। यह उम्मीद नहीं थी कि वे कम से कम 3 गुना अधिक शक्तिशाली होंगे। टीम लीडर, तो फिर हम पर नरमी बरतें। सोफिया ने टीम लीडर से ये सुनने के बाद अनुरोध किया कि प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी निम्न स्तरीय शिकार मैदान में मौजूद प्रतिद्वंद्वी से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। सोफिया के अनुरोध पर टीम लीडर ने केवल मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं लगता कि टीम लीडर कोई दया दिखाएगा। वह हमें ऐसे प्रतिद्वंद्वी से लड़वाएगा जो हमें अपनी सीमा को चुनौती देने पर मजबूर करेगा। कुछ समय तक अग्रणी रहने के बाद हम अंततः कैसरॉक में प्रवेश कर गए और हमारे बीच का माहौल गंभीर हो गया तथा हमारा सामना बड़ी और मजबूत टीमों से होने लगा। इस बार टीम लीडर ने वह काम करना बंद कर दिया जो वह अब तक करता आ रहा था जब से उसने हमें सलाह देना शुरू किया था, जिसने हम सभी को चौंका दिया। कैसरॉक शिकार के मैदान में प्रवेश करने के बाद टीम लीडर ने तुरंत खुद को रोक लिया, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। अब तक वह हमारे सामने आने वाले हर ग्रिम जाति के राक्षस को मार देता था,
केवल उन लोगों को छोड़ देता था जो हमसे लड़ते थे, लेकिन कैसेरोक शिकार मैदान में प्रवेश करने के बाद उसने हमारे सामने आने वाले हर ग्रिम जाति के राक्षस को मारना बंद कर दिया। वह केवल उन लोगों को मारेगा जो हम पर हमला करेंगे और राक्षसों को छोड़ देगा यदि वे भाग जाएंगे। टीम लीडर, आप इन राक्षसों को क्यों छोड़ रहे हैं? सोफिया ने टीम लीडर का व्यवहार देखकर पूछा। उसका प्रश्न सुनकर टीम लीडर का चेहरा बहुत गंभीर हो गया और कुछ सेकंड के लिए वह रुक गया, मानो उसके प्रश्न का उत्तर देने से पहले सोच रहा हो कि उसके प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। आप सभी को ये याद रखना होगा कि ग्रिम युद्ध क्षेत्र में कई अलिखित नियम हैं जिनका दोनों जातियों के सदस्य पालन करते हैं। टीम लीडर ने बहुत गंभीर स्वर में कहा। निम्न स्तरीय शिकार भूमि कूड़े के लिए होती है। यदि आप वहां बेतहाशा शिकार करते हैं तो इसका कोई परिणाम नहीं होगा, लेकिन मध्यम स्तर और उच्च स्तरीय शिकार भूमि के लिए स्थिति अलग होती है, क्योंकि उन लोगों के लिए यह अलग होती है जिनकी ताकत इन शिकार भूमि से अधिक होती है, जैसे कि मैं। टीम लीडर ने कहा, यदि मैं मध्य स्तरीय शिकार में अकारण हत्या करता हूं, तो कल ग्रिम जाति का कोई शक्तिशाली व्यक्ति हम मनुष्यों के विरुद्ध भी ऐसा ही करेगा। आपको याद रखना होगा कि ये चौकियां और मध्य क्षेत्र केवल प्रशिक्षण मैदान हैं, जहां दोनों पक्षों के सैनिक तैयार होते हैं और उनकी प्रगति और संख्या दोनों जातियों के उच्च अधिकारियों द्वारा निर्धारित की जाती है। टीम लीडर ने कहा। हम सभी यह सुनकर चौंक गए क्योंकि हम सभी ने सोचा था कि ग्रिम जाति के साथ लड़ाई चौकी से शुरू होगी, लेकिन कभी यह अनुमान नहीं लगाया था कि यह सिर्फ प्रशिक्षण का मैदान है जहां दोनों जातियां युद्ध क्षेत्र में होने वाली लड़ाई के लिए अपनी धार तेज करती हैं। और इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि सब कुछ दोनों जातियों के उच्च अधिकारियों की नाक के नीचे चल रहा है। मैंने सोफिया और रैना की तरफ देखा कि क्या उन्हें इन विवरणों के बारे में कुछ पता है, लेकिन उनके हाव भाव देखकर मुझे नहीं लगता कि उन्हें पता है। ऐसा लगता है कि उनके भाई ने उन्हें ग्रिम युद्ध के मैदान के बारे में सब कुछ नहीं बताया और कुछ चीजें उनके लिए खुद ही खोज करने के लिए छोड़ दी। आप लोग सभी चीजों के बारे में चिंता मत करो, केवल एक चीज आपको याद रखना है कि उच्च स्तर की ताकत तक पहुंचने के बाद कोई भी हत्या न करें। जब आप इस मामले के बारे में जानने के लिए पर्याप्त ताकत हासिल कर लेंगे, तब गिल्ड द्वारा इन बातों को समझाया जाएगा। टीम लीडर ने चुप होने से पहले कहा। कुछ मिनट बाद प्रशिक्षक अचानक रुक गया और उसके रुकते ही हम भी रुक गए, ये जानते हुए कि अब हमारे लिए लड़ने का समय आ गया है। टीम लीडर ने कहा, आगे 13 ग्रिम जाति के राक्षस हैं, वे सभी एलीट कर्नल स्तर पर हैं। टीम लीडर ने वास्तव में हम पर कोई दया नहीं दिखाई। मैंने सोचा था कि वह कम से कम एक नेता का गुण दिखाएगा, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। यदि ये ग्रिम राक्षस निम्न स्तरीय शिकार भूमि पर होते तो कोई समस्या नहीं होती, हम उन्हें 10 मिनट के भीतर समाप्त कर देते, लेकिन यहाँ उनसे लड़ना बहुत कठिन होने जा रहा है क्योंकि वे निम्न स्तरीय शिकार भूमि पर मौजूद राक्षसों से कम 3 गुना अधिक शक्तिशाली हैं। ओह, मैं आपको कुछ बताना भूल गया, टीम लीडर ने कहा जैसे ही हमने ग्रिम जाति के राक्षसों की ओर चलने के लिए कदम बढ़ाया। क्या? सबने एक साथ पूछा और हमारी आवाज थोड़ी ऊंची थी और उसमें थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट भी सुनाई दे रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि टीम लीडर ने जो कहा वह हमारे लिए अच्छा नहीं है। जिस राक्षस जनजाति से आप लड़ने जा रहे हैं, वह अन्य सामान्य ग्रिम जाति के राक्षस जनजातियों की तुलना में थोड़ा मजबूत है, टीम के नेता ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, लेकिन हम उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से खुशी देख सकते थे। खबर वैसी अच्छी नहीं थी जैसी मैंने उम्मीद की थी। ये सुनकर मैंने अपने हथियार को और भी मजबूती से पकड़ लिया, ये सोचकर कि यह लड़ाई बहुत कठिन होने वाली है। टेट्राड सेंटीपीडमैन जनजाति, टीम लीडर ने वास्तव में हमारे बारे में इतना अधिक सोचा कि हमें सीधे टेट्राड सेंटीपीडमैन जनजाति से लड़ने के लिए भेज दिया। वे औसत ग्रिम जाति जनजाति के बीच सबसे मजबूत और सबसे बदसूरत जनजातियों में से एक हैं। इस जनजाति से निपटना बहुत मुश्किल है। न केवल उनके पास 4 आंखें हैं जो उन्हें ओमनी दृष्टि के करीब रखती हैं, उनके पास 4 हाथ भी हैं जिनसे निपटना वास्तव में मुश्किल है, और जहर जो बहुत सुन्न करने वाला प्रभाव डालता है। एक और बात है जिसका उल्लेख करना मैं भूल गया, उनके पास एक कवच था जो उनके पूरे शरीर को ढकता था, जिससे उन्हें काफी अच्छी सुरक्षा मिलती थी। इसलिए कुल मिलाकर ये ग्रिम जाति के राक्षस कबीले सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वी होंगे जिनसे हम अब तक लड़ेंगे। दोस्तों, बहुत स्वादिष्ट भोजन है, एक टेट्राड सेंटीपीडमैन जनजाति के सदस्य ने हमें देखकर कहा। हाँ, उनमें से 6 हैं, दूसरे ने कहा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वे सभी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, चलो जल्दी से उन्हें खत्म कर दें ताकि हम स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकें, दूसरे ने कहा। उसके बाद सभी 13 टेट्राड सेंटीपीडमैन अपने स्पिरिट टोटेम को बुलाते हुए हमारी ओर दौड़े।
बुलाए गए इन ग्रिम रेस मॉन्स्टर्स के स्पिरिट टोटेम में ऊर्जा और उतार चढ़ाव की मात्रा काफी अधिक है, जो उन्हें बहुत खतरनाक भी लगता है। ग्रिम रेस मॉन्स्टर्स का निम्न स्तरीय शिकारगाह में उनका मुकाबला नहीं हो सकता। हम सभी अपनी सारी शक्ति एकत्रित कर उनकी ओर दौड़े। मैंने अपनी सारी कुशलताएं सक्रिय कर ली थी और अपनी दोनों शासन शक्तियों को उनमें मिला दिया था और मैं अपनी सारी शक्ति का प्रयोग कर रहा था। मैं और बेन 2 राक्षसों के समूह की ओर भागे, जबकि रिची, एम्मा और बहन क्रमशः समूह 3 राक्षसों की ओर भागे। मैं और बेन 2 राक्षसों के लिए लड़ेंगे, जबकि एम्मा, रिची और बहनें सोफिया और रीना 3 राक्षसों के लिए लड़ेंगे। टकराना। मेरी बढ़ी हुई ढाल मुझ पर आने वाले 8 तलवार के हमले के खिलाफ दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहां कमबख्त टेट्राड सेंटीपीडमैन रेस के पास सामान्य मानव प्राणियों के 2 हाथों की तुलना में 4 हाथ हैं, जो युद्ध में काफी बड़ा लाभ देता है। यदि वे न होते तो उनके हाथ अन्य मानव प्राणियों की तरह लचीले नहीं होते। उनकी शक्ति की तुलना आसानी से विशेष ग्रिम जाति की जनजातियों से की जा सकती थी। यद्यपि उनके हाथ अन्य मानव सदृश प्राणियों की तरह लचीले और तेज नहीं हैं, फिर भी उनके पास 4 आंखें हैं जो उन्हें लगभग सर्वज्ञ दृष्टि प्रदान करती हैं तथा 4 हाथ हैं जो उन्हें एक साथ 4 हमले करने में मदद करते हैं, जो उनकी कमजोरी की भरपाई कर देते हैं। खटखट खटखट। मेरी तलवार और ढाल उनकी 8 भुजाओं से टकरा रहे थे और हर टकराव के साथ मैं अपनी भुजाओं और शरीर में महसूस हो रहे भारी प्रभाव को संभालने के लिए एक कदम पीछे हट रहा था। यदि इन सेंटीपीडमैन की चारों भुजाएं अन्य मानवों की तरह लचीली और तेज होती तो मैं इन 2 टेट्राड सेंटीपीडमैन के हमलों की 2 या 3 चालों से ही मारा जाता। मैं मुश्किल से ही टिक पाया हूं, इसका कारण मेरी तेजी है, अन्यथा एक ही समय में 8 हमलों से बचाव करना लगभग असंभव होता। ताकत के लिहाज से एक सेंटीपीडमैन अकेले ही उस प्रतिद्वंद्वी से थोड़ा अधिक शक्तिशाली है जिसका सामना मैंने कल अपनी दूसरी चुनौती में किया था, और मैं एक साथ 2 राक्षसों का सामना कर रहा हूं। टेट्राड सेंटीपीडमैन जनजाति से निपटना मुश्किल होने का मुख्य कारण उनकी कड़ी सुरक्षा है। कोई व्यक्ति तेजी से उनके हमलों को रोक सकता है या चकमा दे सकता है, लेकिन अगर कोई उन पर हमला करना चाहता है तो ये बहुत मुश्किल है। उनकी 4 आंखें लगभग सर्वव्यापी दृष्टि प्रदान करती हैं जो किसी भी दिशा से आने वाले हमले को पकड़ सकती हैं, और 4 हाथ जो छोटे हो सकते हैं लेकिन फिर भी अपने रास्ते में आने वाले किसी भी हमले के खिलाफ एक स्तरित रक्षा प्रदान कर सकते हैं। और अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका जहर बहुत ही सुन्न करने वाला होता है और शरीर को कवच से ढक देता है, जो शरीर पर पड़ने वाले किसी भी हमले के खिलाफ मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है। 4 तत्वों का संयोजन इन टेट्राड सेंटीपीडमैन जनजातियों को सामान्य ग्रिम जाति जनजातियों में सबसे कठिन में से एक बनाता है। O84 हिंदी। अध्याय 416 टेट्राड सेंटीपीडमैन जनजाति 2। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। जब मैं 2 सेंटीपीडमैन से लड़ रहा था, मैंने अपनी आंखों के कोने से एक हल्की रोशनी देखी। लड़ाई शुरू हुए 5 मिनट भी नहीं हुए थे, लेकिन मेरे साथियों ने पहले ही अपने टोटेम आर्टिफैक्ट को बुलाना शुरू कर दिया था। खैर, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि यदि मेरे पास कोई टोटेम कलाकृति होती तो मैं उसे भी इन सेंटीपीडमैन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बुलाता, क्योंकि इन राक्षसों से निपटना बहुत मुश्किल है। उनकी सर्वव्यापी दृष्टि और 4 हाथों के साथ उनके बचाव को भेदना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसे उनके 4 हाथों में से एक द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। फिर भी यदि हम इस खजाने की खोज को जारी रखना चाहते हैं तो हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा, क्योंकि हारकर भागना हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है। खटखट खटखट। मेरी तलवार की गति इतनी तेज है कि उसे आंखों से मुश्किल से पहचाना जा सकता है, लेकिन जब भी वह मेरे प्रतिद्वंद्वी की सीमा में घुसने की कोशिश करती है तो ग्रिम जाति के राक्षस के एक हाथ से उसे रोक दिया जाता है। वे मुझे घायल करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन मैं भी उन्हें घायल करने में सक्षम नहीं था। ये बहुत निराशाजनक लगता है। ये ठीक होता अगर ये 2 राक्षस थोड़े मजबूत होते और मुझे कुछ चोटें देते। उस तरह से मैं अपने सभी प्रयासों के साथ सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज को प्रसारित करने के लिए पर्याप्त रूप से उत्तेजित हो जाता। जब मैंने अभ्यास को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो मैं इसमें आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि लड़ाई मुझ पर पर्याप्त दबाव नहीं डाल रही थी। इस लड़ाई में मैंने केवल पहले मिनट में थोड़ा दबाव महसूस किया है, लेकिन उसके बाद कोई दबाव नहीं है। मेरे लिए ये कहना गलत है कि मुझ पर कोई दबाव नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि मुझ पर यह कहने का कोई दबाव नहीं है कि तुम पहले मुझे खत्म करो या मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। चूंकि कोई सर्वोच्च युद्ध अभ्यास नहीं है, इन 2 सेंटीपीडमैन को हराने के लिए ताकत में कोई अचानक वृद्धि नहीं है। मुझे धैर्य और रणनीति पर भरोसा करना होगा।
मुझे वास्तव में इसका अफसोस है कि मैंने अपने पास मौजूद सभी समय में केवल एक मिड लेवल नाइट स्टेज स्किल का अध्ययन किया है। मैंने अब तक केवल एक मिड लेवल नाइट स्टेज स्किल ही सीखा है और वह है मेरी स्ट्रेंथिंग स्किल जायंट की ताकत। यदि मैंने इनका अधिक अध्ययन किया होता तो मैं उन्हें इस लड़ाई में उपयोग करता। इससे मुझे इस लड़ाई को जल्दी खत्म करने में वास्तव में मदद मिलती। सामान्यतः मध्य स्तरीय नाइट स्टेज कौशल का उपयोग केवल मास्टर स्टेज तक के एक स्तर के बाद ही किया जा सकता है, लेकिन इस नियम का एक अपवाद है, जो यह है कि यदि किसी के पास पर्याप्त शुद्ध मन है और यह शक्तिशाली ट्रांसम्यूटेड है तो वे साजन स्टेज के शीर्ष स्तर का उपयोग कर सकते हैं। जहां तक साजन चरण के मध्य स्तर पर मिडनाइट ग्रेड कौशल का उपयोग करने की बात है, ये संभव है, लेकिन इसके लिए बहुत सख्त शर्तें लागू होती हैं। लेकिन मैं उन सभी को पूरा करने में कामयाब रहा। लेकिन समस्या यह है कि मैंने एक को छोड़कर किसी भी मिड लेवल नाइट स्किल का अध्ययन नहीं किया है। मध्य स्तरीय नाइट ग्रेड कौशल निम्न स्तरीय नाइट ग्रेड कौशल की तुलना में बहुत अधिक जटिल है और युद्ध में उनका उपयोग करने से पहले एक पूरे सप्ताह के अध्ययन की आवश्यकता होती है। मुझे साजन स्तर के मध्य स्तर तक पहुंचे हुए 5 दिन हो चुके थे और तब से जब भी मुझे समय मिलता था मैं विभिन्न कौशलों का अध्ययन करता रहा हूं। मैं तीसरी चुनौती से लड़ने से पहले अपने सभी मध्य स्तरीय नाइट ग्रेड कौशल में निपुणता हासिल करना चाहता हूं। ये कठिन होगा, लेकिन मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि मैं इससे पहले ही यह कर लूंगा। खटखट। हाँ, मैंने मन ही मन कहा। हालांकि मेरे वार को सेंटिपेडमैन ने जवाब दिया था, फिर भी वह इस बात का जश्न मना रहा था कि उसका वार उसकी दूसरी तलवार ने जवाब दिया था। इन दो सेंटिपीडमैनों से 10 मिनट तक लड़ने के बाद मैंने देखा कि वे किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं और 4 में से किस हाथ का इस्तेमाल वे पहले करते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। यदि मैंने इस पर आक्रमण किया तो ये सबसे पहले अपने ऊपरी दाहिने हाथ से इसका प्रतिकार करेगा। यदि इसका ऊपरी दाहिना हाथ मेरी तलवार से चूक गया तो यह ऊपरी बाएं हाथ का उपयोग करेगा, क्योंकि उसके ऊपरी बाएं हाथ से चूक जाने के बाद किस हाथ का उपयोग किया गया है यह मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इसके दूसरे हाथ से आगे नहीं जा सका था। इसलिए मेरी रणनीति इसके 4 अंगों के बचाव के द्वारा इसके शरीर पर हमला करने की है और इसके लिए मैं इन 2 सेंटिपीडमैन पर हमला करते समय विभिन्न तलवार चालों की कोशिश कर रहा हूं। युद्ध जीतना केवल शक्ति पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की रणनीति और अनुभव पर भी निर्भर करता है। जब भी मैं लड़ता हूं तो हमेशा इन तीनों तत्वों का इस्तेमाल करता हूं और ज्यादातर मैं शक्ति पर निर्भर रहता हूं, लेकिन इस लड़ाई में मैं तीनों तत्वों का समान रूप से इस्तेमाल कर रहा हूं। लड़ाई के इन 20 मिनटों में मैंने इतने प्रकार के मूव्स पहले कभी नहीं इस्तेमाल किए थे जितने मैंने इन 10 दिनों में इस्तेमाल किए थे, और इस लड़ाई ने मुझे ये भी एहसास कराया कि मुझे तलवार के नए मूव्स सीखने होंगे। यद्यपि तलवार की चालें कौशल और विधि की तरह प्रत्यक्ष शक्ति प्रदान नहीं करती थीं, फिर भी वे लड़ाई के दौरान आवश्यक रचनात्मकता प्रदान करती हैं, विशेष रूप से ऐसे युद्ध में जहां सेनानियों की ताकत बराबर हो। मैंने सोचा कि पहली चीज जो मैं करने जा रहा हूं वह है तलवार चलाने की कक्षाएं लेना, क्योंकि 1 साल हो गया है जब मैंने तलवार चलाने के बारे में कुछ नया सीखा है। मूल बातें सीखने के बाद मैंने सोचा था कि मुझे अब उन्हें सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि किसी का आधार मजबूत है तो वह अपने लिए नई चालें ईजाद कर सकता है। लेकिन इस लड़ाई ने मुझे सिखाया कि मैं कितना गलत था और मुझे नई तलवार चालें सीखने की कितनी सख्त जरूरत है। क्लैंक 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 क्लैंक। हर मिनट के साथ मैं बेहतर से बेहतर होता जा रहा हूं और अब मुझे हमारे हमलों के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए एक कदम भी पीछे नहीं हटना पड़ता। मैं बस अपनी तलवार और शरीर को एक निश्चित दिशा में घुमाकर विलीन हो सकता हूं। जब मैं लड़ रहा था तो मैं अन्य लड़ाइयों पर भी नजर रख रहा था जो मेरे विषन हैं, जो बेन और रिची हैं, और वे मुझसे ज्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं, खासकर बेन जिसने अपने टोटेम आर्टिफैक्ट को बुलाया था। जहां तक रिची का सवाल है, उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं कहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वह जल्द ही ऐसा करेंगे। क्लैंक क्लैंक क्लैंक। मैं अंततः इसे बचाव के लिए अपनी तीसरी लंगड़ाहट का उपयोग करने में सक्षम बना पाया और मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि 2 लंगड़ाहटों के विफल होने के बाद ये किस अंक का उपयोग करता है। यह नीचे बाईं ओर है। मैंने सोचा कि वह नीचे दाईं ओर का उपयोग करेगा, लेकिन उसने नीचे बाईं ओर का उपयोग किया। यह एक सेंटिपीडेमम का पैटर्न है। मुझे दूसरा ढूंढना होगा, क्योंकि जब मैंने इसके 2 सुरक्षा क्षेत्रों को तोड़ा तो इसने अलग अलग अंगों का उपयोग किया। दोनों सेंटिपीडेमन के पूर्ण युद्ध पैटर्न की पहचान करने में कुछ समय लगेगा, लेकिन जब मैं ऐसा कर लूंगा तो मैं लड़ाई को जल्दी खत्म कर सकूंगा। जैसे जैसे मैं लड़ता रहा, दोनों राक्षस काफी सतर्क हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि मैं कितनी आसानी से उनकी 2 तलवारों से बच निकलने में सक्षम हो गया हूं, और इस कारण दोनों राक्षसों ने अपना आक्रमण बढ़ा दिया।
अब वे मुझ पर पागलों की तरह आक्रमण कर रहे हैं तथा मुझे उन पर आक्रमण करने के कम अवसर देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह उनकी ओर से हास्यास्पद है क्योंकि उन्होंने अपना आक्रमण बढ़ा दिया है। मैं अधिक आसानी से उनकी रक्षा पंक्ति को भेदने में सक्षम हो गया था तथा ये देखकर उन्होंने आक्रमण करना पूरी तरह बंद कर दिया तथा रक्षा पंक्ति पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। यदि इस ग्रिम जाति के राक्षस की सिर्फ 2 आंखें होती तो इस पर हमला करना काफी आसान होता और इस समय तक मैं आसानी से इसके शरीर पर 10 हमले कर चुका होता और इनमें से एक सेंटीपीडमैन को भी मार सकता था। जब मैं लड़ रहा था मुझे लगा कि मेरी आंखों के सामने 2 और हल्की रोशनियां चमक रही हैं। इसलिए मैं अब और सहन नहीं कर सकता, मैंने सोचा जब मैंने देखा कि रिची और एम्मा दोनों ने कुछ ही मिनटों के अंतर पर अपने टोटेम कलाकृतियों को बुलाया। खटखट, मैं अंततः इसके चौथे अंक तक पहुंचने में सक्षम हूं। अगर मैं इस अंतिम रक्षा को पार करने में सक्षम हूं तो मैं सीधे इसके शरीर पर हमला करने में सक्षम हो जाऊंगा। हमें इन टेट्राड सेंटीपीडमैन आदिवासियों से लड़ते हुए 1 घंटा हो गया था और हम में से कोई भी अब तक सेंटीपीडमैन को मारने में सक्षम नहीं था। कमबख्त तिलचिट्टे, उन्हें मारना बहुत मुश्किल है। आमतौर पर हमारी सभी लड़ाइयां एक या कम से कम अंतिम चरण में समाप्त हो जाती हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास लड़ाई का केवल मध्य चरण है और कुछ तो उस चरण तक भी नहीं पहुंचे हैं। यह मैं हूँ। मैंने जो देखा है उसके अनुसार रिची ने उन राक्षसों को घायल करना शुरू कर दिया है जिनसे वह लड़ रहा है। एम्मा भी वही कर रही है क्योंकि उन दोनों की ताकत का स्तर समान है। जहां तक बेन की बात है, वह भी मेरी तरह ही अपने विरोधियों के शरीर को छूने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसे घायल करना तो दूर की बात है। मुझे ये देखना अच्छा लगता कि बहनें कैसा प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन वे मुझसे थोड़ी दूर हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वे मुझसे बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। वे टीम में लड़ते हैं और राक्षस की सुरक्षा को भेदने में बहुत अच्छे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें मुझसे बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। केस, अंततः मैंने सोचा मेरी तलवार अंततः उसकी त्वचा को छूने में सक्षम हो गई और यह केवल उसके कवच पर एक खरोंच थी, लेकिन ये पर्याप्त है। उसके शरीर पर एक ही हमले से मुझे वह सारी जानकारी मिल गई जिसकी मुझे आवश्यकता थी, जिससे मुझे दुख भी हुआ और खुशी भी। खुश इसलिए क्योंकि मेरी तलवार ने आखिरकार उसके शरीर को छू लिया, जिससे मुझे पता चल गया कि मुझे आगे क्या करना है, और दुखी इसलिए क्योंकि उसके कवच को भेदना बहुत कठिन है। यदि मैं इससे बुरी तरह से घायल करना चाहता हूं और मारना चाहता हूं तो मुझे अपनी पूरी ताकत इसके शरीर में तलवार घुसाने के लिए लगानी होगी, जिसमें मेरी तलवार किसी भी अवरोध को पार नहीं करेगी, जिससे इसकी शक्ति कुछ कम हो जाएगी। यह एक बहुत ही कठिन हमला है। यह अच्छी बात थी कि मैंने पहले से ही इस परिदृश्य के बारे में सोचा था और इसके लिए रणनीति तैयार कर ली थी, और वह थी इसके जोड़ों पर हमला करना। इसे ढकने वाला कवच एकदम सही लग सकता है, लेकिन जोड़ों के बीच कई अंतराल हैं और मुझे उनके कई जोड़ों पर घातक हमले करने होंगे, और जोड़ों पर कुछ सही हमलों के साथ वे इतने कमजोर हो जाएंगे कि मैं उन्हें आसानी से मार सकूंगा। लेकिन उनके जोड़ों पर हमला करना आसान नहीं है। इन सेंटीपीडमैन के पास हमारे समान ही बुद्धिमत्ता है और वे ये भी स्पष्ट रूप से जानते हैं कि उनके जोड़ उनकी सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है। यही कारण है कि उन्होंने अपने जोड़ों पर सुरक्षात्मक कलाकृतियां पहन रखी हैं और जब भी वे अपने जोड़ों की ओर कुछ जाता देखते हैं तो बहुत सतर्क हो जाते हैं। यही कारण है कि मेरे हमलों का समय बिल्कुल सही होना चाहिए। मेरे दिमाग में योजना के साथ मैंने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। मैं चाहता था कि मेरा पहला हमला बहुत घातक हो, क्योंकि पहले हमले के बाद वे बहुत सतर्क हो जाएंगे और मेरे लिए उन्हें मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खटखट खटखट, हमारे हथियार एक के बाद एक टकराए और उस दौरान मैंने कई बार सेंटीपीडमैन के शरीर पर हमला किया, लेकिन मेरे हमले उसके कवच को भेदने में सफल नहीं हो सके। जैसे जैसे हम लड़ते रहे, समय बीतता गया, समय के साथ मेरी अंतर्ज्ञान मजबूत होता गया और मैं हर मिनट हमला करने के मौके ढूंढने लगा, लेकिन वे सभी छोटे बदलाव थे। मुझे कभी भी ऐसा बड़ा मौका नहीं मिला जो इसके जोड़ पर बेरोक हमला करने में मदद कर सके। मौका, मैंने कहा, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा मौका मिला था और बिना कुछ सोचे मैंने हमला बोल दिया। मेरी तलवार इतनी तेज और तीव्र है कि जब ग्रिम राक्षस ने मेरी तलवार को अपनी सीमा पर हमला करते देखा तो उसने अपने 4 अंगों का उपयोग करके मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी लंगड़ाहट बहुत धीमी थी। पीएस, मेरी तलवार उसके जोड़ पर लगे सुरक्षात्मक उपकरण को पार करके उसमें घुस गई और जैसे ही वह उसमें घुसी मैंने उसके जोड़ में नरक की नोक छोड़ दी। जैसे ही संकेंद्रित अग्नि ने उसके जोड़ को जलाना शुरू किया, वह जोर से चिल्लाने लगा। जो जोड़ मैंने चुना था वह सबसे महत्वपूर्ण जोड़ों में से एक है। वह जा रहा है जो उसके ऊपरी दाहिने हाथ को जोड़ता है, जो उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है। freeway.bnewl.com
अग्नि की आग में ऊपरी दाहिना अंग जल जाने से वह अंग कम से कम 1 घंटे के लिए बेकार हो गया और मुझे लगता है कि यह इन 2 राक्षसों को मारने के लिए पर्याप्त से अधिक होगा। खटखट। मैं इसके दर्द का फायदा उठाना चाहता था और इसे खत्म करने के लिए इसके गर्दन के जोड़ पर हमला करना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका क्योंकि दूसरे सेंटीपीडमैन ने मुझे रोक दिया था। पहले हमला बिल्कुल सही समय पर हुआ था। न केवल थोड़ी दूरी पर मौजूद अन्य ग्रिम जाति के राक्षस जवाब देने के लिए तैयार थे, बल्कि जिस ग्रिम राक्षस पर मैंने हमला किया था वह भी थोड़ा लापरवाह हो गया था, जिससे मुझे हमला करने का बिल्कुल सही अवसर मिल गया था, जिसे मैंने सफलतापूर्वक किया। मरो, नीच पशु! वह सेंटीपीडमैन चिल्लाया जिस पर मैंने अभी अभी हमला किया था और अपने दोस्त के साथ मुझ पर पागलों की तरह हमला करने लगा। उसका पागलपन भरा व्यवहार देखकर मैं बहुत खुश हो गया। मैं हमेशा शांत विरोधियों की तुलना में पागल विरोधियों को ज्यादा पसंद करता हूं। उनसे निपटना सबसे आसान होता है क्योंकि वे अपने गुस्से में बहुत सारी गलतियां करते हैं। मेरे इस घातक हमले से वे दोनों पागल हो गए और उन्होंने मुझ पर पागलों की तरह हमला करना शुरू कर दिया, जबकि मैंने शांति से उनके हमले का जवाब देते हुए अपनी तलवार को बिंदु नरक की ओर बढ़ाया। जिस समय मैं अपनी तलवार चार्ज कर रहा था, मुझे हमला करने के कई सही मौके मिले, लेकिन मैंने इसका फायदा नहीं उठाया क्योंकि सामान्य हमले से होने वाले नुकसान की कुछ ही मिनटों में भरपाई हो जाती थी और इससे ज्यादा दर्द भी नहीं होता था। लेकिन पॉइंट इन्फर्नो का हमला न केवल बहुत घातक है, बल्कि यह बहुत दर्द भी देता है। यह एक सही हमला है। पीएस आहे, मेरे पहले हमले के 3 मिनट बाद मैंने अपना दूसरा हमला शुरू किया और इसने भी हाथ के जोड़ को मारा। ये सिर्फ इतना है कि इस हमले के प्राप्तकर्ता अन्य सेंटीपीडमैन थे। अब दोनों ग्रिम राक्षसों को बिंदु नरक के तहत पीड़ित होना पड़ा है। तो पागलपन की हद तक हमला करते समय दोनों राक्षसों ने अचानक अपना मुंह खोला और मुझ पर जहर की बौछार छोड़ दी। जहर की बौछारें मेरी ओर आती देख मैं मुस्कुराया। मैं इंतजार कर रहा था। मैंने सोचा, ब्लैक वाइपरमैन जनजाति के खिलाफ लड़ते समय मैंने जहर के बारे में सबक सीखा था और इसके प्रति बहुत सतर्क था। न केवल मैंने उन्हें पहली बार देखते ही उनके जहर की मारक दवा पी ली थी, बल्कि मैंने एशलिन से मेरे शरीर को आंतरिक और बाह्य रूप से सूर्य की आग से ढकने के लिए भी कहा था ताकि वह जहर मुझे प्रभावित न कर सके। और मैं इस बात का इंतजार क्यों कर रहा हूं कि वे मुझ पर जहर का हमला करें। पूछी। मेरी तलवार सीधे सेंटीपीडमैन की गर्दन में घुस गई। यह अध्ययन किया गया है कि हर जहर प्रकार ग्रिम जाति राक्षस काफी आश्वस्त हो जाता है जब उन्होंने अपने जहर के हमले को छोड़ दिया। अपने हमले को शुरू करते समय 1 सेकंड के लिए सतर्कता खो दी, खासकर तब जब प्रतिद्वंद्वी उनके बराबर या कमजोर हो। सभी ग्रिम जाति के राक्षस ऐसे नहीं होते, विशेषकर अनुभवी राक्षस। तुम फिल सेंटीपीडमैन कुछ कहना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता मेरी तलवार उसके सामने आ गई और उसका वाक्य उसके मुंह में कट गया क्योंकि उसे अपना बचाव करना था। धप। एक सेंटीपीडमैन के मारे जाने के बाद दूसरे को मारना काफी आसान हो गया क्योंकि जब भी मैं हमला करता हूं तो दूसरा मुझे रोकने के लिए मौजूद नहीं होता है। इसलिए दूसरे राक्षस को मारने में मुझे 5 मिनट से भी कम समय लगा और वह बहुत ही दयनीय स्थिति में मर गया क्योंकि मैंने पहले उसके सभी जोड़ों पर हमला किया था, उसके बाद उसकी गर्दन को काटा और उसमें पॉइंट इन्फर्नो छोड़ा। लड़ाई थी। मैंने इन 2 सेंटीपीडमैनों से लगभग 2 घंटे तक लड़ाई की थी और इससे मैं काफी थक गया था और अगर लड़ाई खत्म हो जाती तो मैं जमीन पर बैठ जाता। रिची और एम्मा ने अपनी लड़ाई समाप्त कर ली थी, जबकि बेन और जुड़वां बहनों को इसे खत्म करना बाकी था। जिस तरह से लड़ाई चल रही थी, उन्हें आधे घंटे के भीतर लड़ाई खत्म करने में सक्षम होना चाहिए। क्रैकल क्रैकल, मेरे शरीर से चटकने की आवाज आ रही है क्योंकि मैं अपना पूरा ध्यान शरीर में मौजूद जहर को खत्म करने पर लगा रहा हूं। ग्रिम जाति के राक्षस के जहर को जला पाना वाकई मुश्किल है। दोनों राक्षसों द्वारा मुझ पर जहर का हमला किए हुए 5 मिनट ही हुए होंगे, लेकिन सनफाया द्वारा लगातार जहर जलाने के बावजूद उनका जहर अभी भी मुझ पर बना हुआ है। मुझे अपने ऊपर लगा सारा जहर जलाने में कुछ और मिनट लगे और उसके बाद ही मैंने राहत की सांस ली। ये जहर ज्यादा जहरीला नहीं था, लेकिन इसका सुन्न करने वाला प्रभाव था। सूर्य अग्नि और मारक औषधि की सुरक्षा के बावजूद मैं इस जहर से बहुत डरता था क्योंकि इसका हल्का सा प्रभाव भी पहले की लड़ाई पर बड़ा असर डाल सकता था। जब मैंने सारा जहर जला दिया तो मैंने अपने भंडार से 2 उच्च श्रेणी के रूनिक डिस्क निकाले और उन्हें ग्रिम जाति के राक्षसों पर रख दिया। मैंने सोचा था कि युद्ध समाप्त होने से पहले मुझे मैना क्रिस्टल की कटाई पूरी कर लेनी चाहिए, लेकिन मैं गलत था क्योंकि मेरे मैना क्रिस्टल की कटाई पूरी करने से पहले ही दोनों लड़ाइयां समाप्त हो चुकी थीं। बहुत बढ़िया, आप सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, टीम लीडर ने कहा, जब वह हमारी लड़ाई समाप्त होने के तुरंत बाद आया।
उनकी प्रशंसा सुनकर हम सभी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि वह हमारी प्रशंसा करें। जल्दी से मैना क्रिस्टल इकट्ठा करो, हमें अभी काफी आगे तक जाना है, उसने कहा, जिससे हमारी प्रतिक्रिया ये हुई कि हम अभी भी उस लड़ाई से काफी थके हुए हैं जो हमने अभी अभी लड़ी थी। टिंग टिंग, कुछ सेकंड के अंतर पर दो शांत घंटियां बज उठीं, जब सेंटीपीड मैन के दो शरीर भूसी में बदल गए, क्योंकि रूनिक डिस्क ने उनसे मैना क्रिस्टल समाप्त कर दिए थे। और जब मैंने मैना क्रिस्टल को देखा तो मैं काफी खुश हो गया। मुझे दो सेंटीपीड मैन से कुल 168 मैना क्रिस्टल मिले, जो कर्नल स्टेज के दो राक्षसों के लिए काफी अच्छा है। कुछ मिनट बाद अन्य राक्षसों ने भी अपने मैना क्रिस्टल प्राप्त कर लिए और हमने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। हमने अपनी अगली लड़ाई सेंटीपीड मैन को हराने के बाद वहां से निकलने के आधे घंटे बाद ही लड़ी। इस बार भी मैंने दो कर्नल स्टेज राक्षसों से लड़ाई की थी जो सेंटीपीड मैन के समान ही शक्तिशाली थे, बस उनके पास 4 हाथ और सर्वव्यापी दृष्टि नहीं थी। हमने सेंटीपीड मैन के विरुद्ध लड़ाई में जितनी मार झेली थी उससे अधिक मार तो हमें झेलनी पड़ी, लेकिन हमने लड़ाई शीघ्र ही समाप्त कर दी। लगभग 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय लगा, जो सेंटीपीड मैन को समाप्त करने में लगे समय के आधे से भी कम था। जब हमने अपनी लड़ाई समाप्त कर ली और मैना क्रिस्टल प्राप्त कर लिया, तो टीम लीडर ने हमें ठीक होने का समय दिए बिना ही आगे बढ़ने को कहा और कहा कि यदि हमें कल तक अपने गंतव्य पर पहुंचना है तो हमें जल्दी करनी होगी। राक्षसों का तीसरा समूह जिसके साथ हमने लड़ाई की, वह सबसे मजबूत था और उससे लड़ने के लिए मुझे अपना सब कुछ देना पड़ा। अगर हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते तो हमारे लिए थोड़ा आसान समय होता, लेकिन हम अभी 1 घंटे पहले ही लड़े थे और हमारी चोटें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं। उस लड़ाई में मैंने 3 कुलीन कर्नल स्टेज ग्रिम जाति राक्षसों के साथ लड़ाई लड़ी थी और वे सेंटीपीडमैन से थोड़े अधिक शक्तिशाली थे। यही कारण है कि जब मैंने अपनी लड़ाई समाप्त की तो मैं बहुत दयनीय स्थिति में था, लेकिन यह दिन का अंत नहीं था। अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था कि हमने अपनी तीसरी लड़ाई लड़ी और हमारा सामना ग्रिम जाति के राक्षसों के चौथे समूह से हुआ। मैंने सोचा था कि टीम लीडर थोड़ी दया दिखाएगा और राक्षसों के इन समूहों को डराकर भगा देगा, क्योंकि हम कितने थके हुए और घायल हैं, लेकिन नहीं, उसने दया नहीं दिखाई, बल्कि उसने इसके विपरीत किया। उसने तेज आवाज करके ग्रिम जाति के राक्षसों के चौथे समूह को अपनी ओर आकर्षित किया था। ग्रिम जाति के राक्षस का चौथा समूह विशेष रूप से मजबूत नहीं था, इसकी ताकत ग्रिम जाति के राक्षस के दूसरे समूह के बराबर थी जिनसे हमने लड़ाई की थी। यदि हम अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में होते तो हम इसे 1 घंटे के भीतर समाप्त कर देते, लेकिन हमारी स्थिति को देखते हुए हमें लड़ाई समाप्त करने में 2 घंटे से अधिक का समय लगा और उस समय तक हम शुरू से कहीं अधिक दयनीय स्थिति में थे। टीम लीडर, देखो शाम हो गई है, क्या अब हम आराम कर सकते हैं? सोफिया ने औषधि पीते हुए कहा। हमने अभी अभी लड़ाई खत्म की है और अब मैना क्रिस्टल की कटाई कर रहे हैं। शाम हो चुकी है और हमें जल्दी से जल्दी एक सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा, अन्यथा हम पर रात्रिचर ग्रिम जाति के राक्षसों द्वारा हमला किया जाएगा। हम यहीं रहेंगे, टीम लीडर ने कहा और खुले क्षेत्र की ओर चला गया। जैसे ही वह खुले क्षेत्र में पहुंचा, उसने एक छोटा सा बक्सा निकाला, उसे जमीन पर रख दिया और कुछ कदम पीछे हटकर अपनी होलोवॉच के कुछ बटन दबाए। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, बक्से में परिवर्तन होने लगा और वह बड़ा होता गया। अंततः वह एक पूर्ण विकसित घर में बदल गया जो इतना बड़ा था कि हम सभी उसमें रह सकते थे। मेरा पहला विचार था कि यह घर पीक नाइट ग्रेड निवास प्रकार की कलाकृति है, लेकिन मैंने जल्द ही अपना सिर हिला दिया। मैंने कई पीक स्तर के नाइट ग्रेड निवास देखे हैं जो इससे बड़े हैं, लेकिन वे इस घर की तरह नहीं दिखते थे। ये निवास कलाकृति अलग है। मुझे नहीं पता कि यह किस ग्रेड की कलाकृति है, लेकिन यह निश्चित रूप से पीक नाइट ग्रेड कलाकृति नहीं है। एक लॉर्ड ग्रेड कलाकृति, सोफिया ने आश्चर्य से कहा। लॉर्ड ग्रेड, मैंने मन ही मन चिल्लाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि टीम लीडर के पास लॉर्ड ग्रेड आर्टिफैक्ट होगा। नाइट स्टेज के ऊपर लॉर्ड स्टेज है, इसलिए उस स्टेज के इवॉल्वर द्वारा उपयोग किए जाने वाले आर्टिफैक्ट का नाम भी स्टेज के नाम पर रखा गया है, ठीक उसी तरह जैसे नाइट स्टेज का नाम है जिसमें हम हैं। नाइट स्टेज से ऊपर के पावर स्टेज पूरी तरह से अलग हैं। नाइट स्टेज को मूल स्टेज माना जाता है और इसके भीतर 12 उप स्टेज हैं जिन्हें आगे 3 स्तरों में विभाजित किया गया है, लेकिन नाइट स्टेज से ऊपर के स्टेज ऐसे नहीं हैं। वे स्टेज हैं जो 7 स्तरों में विभाजित है। सभी 7 स्तरों में से एक स्तर ऊपर जाने के बाद कोई अगले चरण में जा सकता है जो ड्यूक स्टेज है। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन ये सही है कि विकास तब शुरू होता है जब कोई नाइट चरण से ऊपर का स्तर प्राप्त कर लेता है। उस समय न केवल वह अपने आप उड़ने में सक्षम हो जाता है, बल्कि उसकी आयु सीमा भी बढ़ जाती है।
मैं लॉर्ड स्टेज पर उड़ने में सक्षम एक के बारे में जानता हूं क्योंकि मैंने इसे व्हाइट एक्स की यादों में देखा है जब मैं किलिंग रूल को समझ रहा था, लेकिन अगर उम्र सीमा बढ़ जाती है तो मुझे यकीन नहीं है। मैंने इसके बारे में कई लोगों से सुना है, विशेष रूप से मध्य महाद्वीप के लोगों से जिनसे मैं जागृति मैदान में मिला था, लेकिन जब मैंने इस चीज के बारे में खोज की तो मेरी पहुंच बहुत कम होने के कारण मुझे कोई परिणाम नहीं मिला। आइए हम रात अंदर ही बिताएंगे, टीम लीडर ने घर के अंदर जाते हुए कहा और हम भी तेजी से उसके पीछे चले गए। ये घर वाकई बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल घर जैसा दिखता है, कलाकृति जैसा नहीं। ये घर से भी बेहतर है, इसमें वो सारी चीजें हैं जो एक घर में होनी चाहिए। लॉर्ड ग्रेड निवास सचमुच अद्भुत है, सोफिया ने निवास के अंदर प्रवेश करते समय कहा और हम प्रशंसा में सिर हिलाए बिना नहीं रह सके क्योंकि यह निवास सचमुच अद्भुत है। सभी के निवास में प्रवेश करने के बाद टीम लीडर ने निवास के नियंत्रण पैनल पर कुछ बटन दबाने शुरू कर दिए और गोलाकार प्रकाश ने निवास को पूरी तरह से एक रक्षात्मक परत की तरह घेरना शुरू कर दिया। टीम लीडर, आपके इस लॉर्ड ग्रेड निवास के साथ हम निश्चित रूप से आधी रात को हमला होने की चिंता के बिना सो सकते हैं, बेन ने कहा क्योंकि उसने घर को घेरने वाली ऊर्जा को देखा था। हाँ, हम बिना किसी चिंता के एक बच्चे की तरह सो सकते हैं, सोफिया ने दोहराया। मैंने भी यही सोचा। लॉर्ड ग्रेड एबोट के साथ हमें किसी भी हमले के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, जो भी हमले आएंगे उनका बचाव एबोट की रक्षा द्वारा किया जाएगा। यह एक लॉर्ड ग्रेड निवास है, जिसका अर्थ है कि लॉर्ड स्तर से नीचे के लोगों के पास इसके अंदर रहने वालों को नुकसान पहुंचाने की शक्ति नहीं होगी। आप लोग अभी भी ग्रिम युद्ध के मैदान की भयावहता को नहीं समझ पाए। टीम लीडर ने दुखी भाव से अपना हाथ हिलाते हुए कहा, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। टीम लीडर ने कहा, ग्रिम का युद्ध क्षेत्र आपकी कल्पना से कहीं अधिक खतरनाक है और कोई भी क्षेत्र सुरक्षित नहीं है, यहां तक कि वह चौकी भी जहां हम रहते हैं। आप लोगों ने ग्रिम युद्ध क्षेत्र का वास्तविक आतंक नहीं देखा है। जिस दिन आप इसे देखेंगे, आप एक सेकंड के लिए भी इसके खिलाफ सतर्कता खोने की हिम्मत नहीं करेंगे। उन्होंने जो कहा उससे सभी चुप हो गए और हम कुछ सेकंड के लिए सोचने पर मजबूर हो गए। हम समझ गए कि ग्रिम युद्ध का मैदान खतरनाक है, लेकिन इसकी गहराई हम नहीं समझ पाए क्योंकि हमने अभी तक इसका अनुभव नहीं किया है। आप लोग साफ सफाई कर लें और 1 घंटे तक आराम करें, उसके बाद हम रात्रि भोज की योजना बनाएंगे, टीम लीडर ने कहा और निवास के अनेक कमरों की ओर चल पड़े। हम सभी ने एक कमरा चुना और उसके अंदर चले गए। चबाओ चबाओ। एशलिन मेरे पास से बाहर आई। मैंने अपने द्वारा चुने गए कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और वह बाहर आई। उसने नाश्ते की मांग शुरू कर दी जैसा वह आमतौर पर करती है। उसे पैक किए गए स्नैक्स देने के बाद मैं नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। मेरा शरीर गंदगी और सूखे खून से भर गया था, कुछ खून तो अभी तक सूखा भी नहीं था। यद्यपि मैं अभी भी काफी घायल हूँ, मेरे शरीर के सभी घाव ठीक हो चुके हैं, इसलिए मेरे लिए स्नान करना बिल्कुल ठीक है, बिना इस बात की चिंता किए कि बाद में मुझे स्नान करना पड़ेगा। स्नान के बाद बाहर आकर मैंने अपने शरीर को सुखाया और आरामदायक कपड़े पहन लिए तथा उनके ऊपर अपनी कलाकृतियां पहन ली। मैंने रात को नहाने के बाद आर्टिफैक्ट नहीं पहना था, भले ही मैं प्रशिक्षण के लिए बाहर गया था, लेकिन टीम लीडर ने जो शब्द कहे थे वे अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे थे, जिसके कारण मैंने आर्टिफैक्ट पहन लिया। ऐसा करने के बाद मैंने औषधि की कुछ और बोतलें पी ली और चुपचाप बिस्तर पर लेट गया तथा आज जो लड़ाई मैंने लड़ी थी उस पर विचार करने लगा। आज मिड लेवल शिकार मैदान में मेरा पहला दिन है और यह काफी आंखें खोलने वाला है। हमने जिन भी ग्रिम जाति के राक्षसों का सामना किया वे सभी कुलीन थे और निम्न स्तरीय शिकार भूमि में अपने समकक्षों की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक शक्तिशाली थे। यहाँ ग्रिम जाति के राक्षस न केवल निम्न स्तरीय शिकार भूमि की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं, बल्कि वे निम्न स्तरीय शिकार भूमि की तुलना में अधिक अनुभवी भी हैं और यही कारण है कि हमें अपनी प्रत्येक लड़ाई को समाप्त करने में 1 घंटे से अधिक समय लगा। समय बीतता गया और जल्द ही 1 घंटा खत्म हो गया। ये देखकर मैं एशलिन के साथ अपने कमरे से बाहर हॉल की ओर चल पड़ा। जब मैं हॉल में पहुंचा तो मैंने देखा कि बेन और टीम लीडर पहले से ही वहां मौजूद थे। मैं उनके सामने ही बैठ गया। क्या आप में से कोई खाना बनाना जानता है? अन्यथा मैं जो खाना लाया हूं उसे गर्म कर लूंगा, टीम लीडर ने पूछा और मैं कुछ सेकंड में उत्तर देने ही वाला था कि यदि कोई नहीं जानता तो सोफिया बोल पड़ी। माइकल बहुत अच्छा खाना बनाता है, सोफिया ने कहा और सबने मेरी तरफ देखा। मैंने मन ही मन सोफिया की बड़बोली बातों को कोसा। मैं इंतजार करने की योजना बना रहा था और तभी खाना बनाऊंगा जब सब मना करेंगे, लेकिन अब जब सोफिया बोल रही है तो मेरे पास खाना बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो आप लोग क्या खाना चाहते हैं?
मैंने पूछा। मेरे पास आम व्यंजनों के लिए जरूरी सभी सामग्री है, बशर्ते कि पकवान असामान्य न हो, मेरे पास उसकी सामग्री होगी और मैं उसे बना पाऊंगा। हर कोई अपनी पसंद के व्यंजन बताने लगा और यह इतना अव्यवस्थित हो गया कि हमें ये तय करने में 15 मिनट लग गए कि हम क्या खाएंगे। हमने जो व्यंजन चुने थे वे काफी सरल थे, लेकिन इतने सारे लोगों और उनके राक्षसों के लिए खाना पकाना काफी कष्टकारी होता। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि रीना और रिची ने मदद की। रिची और रीना की मदद से मुझे खाना पकाने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि बाकी सभी काम उन्होंने ही किए। रात का खाना 1.5 घंटे में खत्म हो गया और हम सबने रसोई में बड़ी डाइनिंग टेबल पर तब तक खाया जब तक हमारा पेट नहीं भर गया। टीम लीडर ने कहा, इनमें से 3 लोग रात का खाना बनाएंगे, हम तीनों रात की पहरेदारी करेंगे। और कोई भी टीम लीडर के रात की पहरेदारी के विचार से आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सोफिया, 3 घंटे की पहली शिफ्ट तुम लोग करोगी, दूसरी शिफ्ट एम्मा द्वारा ली जाएगी और तीसरी मैं लूंगा। क्या तुम लोगों को इससे कोई समस्या है? टीम लीडर ने पूछा, जिस पर एम्मा और सोफिया दोनों ने सिर हिलाते हुए कहा कि उन्हें कोई समस्या नहीं है। शुभ रात्रि कहने के बाद मैं अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया। जहां तक सर्वोच्च युद्ध अभ्यास और शरीर की सफाई तकनीकों का सवाल है, तो इसे न करने के बारे में कोई सवाल ही नहीं है। ये बहुत खतरनाक जगह है और उन तकनीकों का प्रदर्शन करना मूर्खतापूर्ण होगा, विशेष रूप से बॉडी क्लींजिंग तकनीक जो 1 सप्ताह तक घंटों तक चलती है। इसलिए आज ऐसा करने का सवाल ही नहीं उठता। और दूसरी बात यह है कि मैं काफी थक गया हूं और बस सोना चाहता हूं। मैं कुछ ही सेकंड में सो गया और जब मैं उठा तो अगला दिन था। मैंने पाया कि भोर हो चुकी थी और ये देखकर मुझे काफी राहत महसूस हुई कि रात में कोई दुर्घटना नहीं हुई। जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मैंने पाया कि एम्मा को छोड़कर सभी लोग बाहर थे। एम्मा हॉल में थी और वह कुछ मिनट बाद बाहर आई। हमने पिछली रात का बचा हुआ खाना खाया और घर से बाहर निकले तो देखा कि बाहर 30 ग्रिम जाति के राक्षस मौजूद थे। ये बहुत भयानक बात होती यदि टीम लीडर हमारे साथ नहीं होता, लेकिन उसके होने से हमें इन 30 वर्षीय ग्रिम जाति के राक्षसों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब टीम लीडर ने निवास को निष्क्रिय कर दिया तो सभी ग्रिम जाति के राक्षस हम पर कूद पड़े, लेकिन जब वे आधे रास्ते पर थे तो टीम लीडर ने बस अपना हाथ हिलाया और बिजली के 10 छोटे बोल्ट उसके हाथ से निकल आए और ग्रिम जाति के राक्षसों पर चिपक गए, जिससे वे अपने ट्रैक पर रुक गए और अगले ही पल उन्होंने यू टर्न लिया और जितनी तेजी से हो सका भाग गए। टीम लीडर ने कहा कि यदि हम कल की गति से चलते रहे तो दोपहर तक मानचित्र पर बताए गए गंतव्य तक पहुंच जाएंगे और हम दोपहर तक अपने गंतव्य तक पहुंच गए। रास्ते में हमने ग्रिम जाति के राक्षसों के 3 समूहों से मुकाबला किया था जो कल के राक्षसों की तरह ही शक्तिशाली थे, लेकिन इस बार हमें उन्हें खत्म करने में कल की तुलना में आधा समय लगा और कल की तरह घायल नहीं हुए। क्या यही वह जगह है? एम्मा ने पूछा। हम उस छोटी सी घाटी के पास खड़े थे जो झाड़ियों से घनी थी। हाँ, ये है, टीम लीडर ने कहा जब वह खड्ड में प्रवेश कर गया और हम भी उसके पीछे पीछे चले गए। हम उत्साहित हृदय के साथ नक्शे पर निशान की ओर बढ़ते हुए खड्ड में झाड़ियों को साफ करते रहे। हम कई दिनों से इस क्षण का इंतजार कर रहे थे और अब अंततः हम वहां पहुंच गए हैं। क्रैकल, टीम लीडर ने शाम को फिर से बिजली छोड़ी और झाड़ियों को जला दिया और पता लगाया कि इसके पीछे क्या है। गुफा, हम सब ने एक स्वर में कहा, यह नक्शे पर आखिरी निशान है। यह एक छोटी सी गुफा है जिसमें से उस समय केवल एक ही व्यक्ति गुजर सकता था। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? मैंने बेन से पूछा। जाहिर है, सोफिया ने कहा और जैसे ही मैंने गुफा में कदम रखा टीम लीडर ने रोक दिया। अंदर खतरा हो सकता है, मैं पहले जाऊंगा, टीम लीडर ने कहा। हम सब ने सिर हिलाया। चूंकि टीम लीडर हम में सबसे मजबूत है इसलिए उसका पहले जाना सही है। पीछे से करीब से चलो और किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहो, टीम लीडर ने कहा और उसके अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने कदम रखा वो वहीं रुक गया और हमारे मुंह से जोर से चीख निकल गई। हौंफना, हम विश्वास नहीं कर सकते कि ये दृश्य हमारे सामने घटित हुआ, क्योंकि जब हमने खजाने की खोज शुरू की थी तो हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ घटित होगा। पवित्र ईश्वर की माँ, जैसे ही टीम लीडर ने गुफा के अंदर कदम रखा, हाथ में लिया नक्शा चमकने लगा। इतना ही नहीं, गुफा का मुख भी चमकने लगा और उस पर चांदी के खंडहर चमकने लगे। जैसे ही खंडहर में रोशनी बढ़ी, टीम लीडर के हाथ से नक्शा उड़कर चमकते खंडहर में विलीन हो गया। कुछ समय तक रून चमकते रहे, लेकिन जल्द ही उनमें परिवर्तन होने लगे और वे रूपांतरित होने लगे और जल्द ही रून ने वयस्क मानव आकार के चांदी के रूनिक गेट का निर्माण किया। ये गेट क्या है? एम्मा ने धीमी आवाज में पूछा।
पिछले 1 मिनट में जो कुछ हुआ वह कल्पना में सैर करने जैसा है। जब मैंने पहली बार गुफा को देखा तो मुझे लगा कि यह एक सामान्य गुफा है और इसमें हमें सबसे अधिक खतरा जाल और कुछ राक्षसों से होगा, लेकिन हमने कभी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। मेरे सामने वाला गेट करीब 2 मीटर ऊंचा है और यह हमारे घर के साधारण दरवाजे जैसा दिखता है। मेरे सामने वाले दरवाजे और घर के सामने वाले दरवाजे में बस इतना ही अंतर है कि यह दरवाजा चांदी के खंडहरों से बना है। दरवाजा भले ही साधारण डिजाइन का हो, लेकिन फिर भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। टीम लीडर, आप इस रूनिक दरवाजे के बारे में क्या सोचते हैं? मैंने पूछा, अब जबकि ये दरवाजा प्रकट हो गया है और अब हमें सोचना होगा कि इसके बारे में क्या करना है, क्योंकि यह हमेशा के लिए खुला नहीं रहने वाला है। अब यह तय करने का समय आ गया है कि अंदर जाऊं या नहीं। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं अंदर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं टीम लीडर से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें कुछ पता है या नहीं, ताकि मैं बेहतर तरीके से तैयार हो सकूं। नहीं, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, टीम लीडर ने कहा, जिससे मुझे काफी निराशा हुई क्योंकि मैं जो कुछ करने जा रहा था उसके बारे में मुझे बुनियादी जानकारी चाहिए थी। मुझे नहीं पता कि यह रूनिक गेट क्या है, लेकिन एक बात मैं आपको बता सकता हूं कि इस पर चमकते रून मानव अवशेष हैं, न कि ग्रिम जाति द्वारा उपयोग किए गए रून, टीम लीडर ने कहा, जिससे मुझे तुरंत थोड़ी राहत मिली। हालांकि मानव खंडहर वाले द्वार का मतलब यह नहीं है कि यह हम मनुष्यों द्वारा बनाया गया है, क्योंकि मैंने सुना है कि हम ग्रिम जाति के खंडहरों का भी उपयोग कर सकते हैं जब तक कि हम मानव रूनों की उच्च महारत तक पहुंच गए हों। यदि मनुष्य ग्रिम जाति के राक्षस के खंडहरों का उपयोग कर सकते हैं तो ग्रिम जाति के राक्षस भी हमारे रूनों का उपयोग कर सकते हैं, और ये द्वार मेरी ग्रिम जाति द्वारा बनाया जा सकता है, लेकिन यह मनुष्यों द्वारा भी बनाया जा सकता है, जिनके पास सबसे अधिक संभावनाएं हैं। अचानक गेट पर चमकीली लकीरें मंद पड़ने लगीं। हालांकि मंद पड़ने की गति धीमी थी, फिर भी यह मंद पड़ रही थी, जिसका अर्थ था कि निर्णय का समय आ गया है। मैं अंदर जा रहा हूं, आप लोग अपना निर्णय जल्दी लें, टीम ने गेट के अंदर जाते हुए कहा। मैं भी जा रहा हूं, मैंने कहा और उसके ठीक पीछे गेट के अंदर चला गया। गेट पर रोशनी धीमी हो रही थी और मैं कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, कहीं वह अचानक गायब न हो जाए। एक क्षण के लिए मेरे सामने सब कुछ अंधकार में हो गया और जब मैंने पुनः अपनी आंखें खोली तो पाया कि मैं गोलाकार सफेद डिस्क पर खड़ा हूं और मेरे चारों ओर सब कुछ अंधकार में है। जिस गोलाकार डिस्क पर मैं खड़ा हूं उसका व्यास लगभग 1 मीटर है और उसके चारों ओर कुछ भी नहीं है। हौंफना, जब मैं इधर उधर देख रहा था तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया और साथ ही बहुत डर भी गया। मैंने पाया कि मैंने बहुत साधारण सफेद कपड़े पहने हैं जो मेरे नहीं हैं, और जो भी चीजें मैंने पहनी थी वे सब गायब थीं। मेरी कलाकृतियां, भंडारण, होलोवॉट, सब कुछ, लेकिन इससे मुझे डर और आश्चर्य नहीं हुआ। जिस बात ने मुझे भयभीत और आश्चर्यचकित किया वही ये है कि मैं एशलिन के साथ अपना संबंध महसूस नहीं कर सकता। ऐसा लगता है जैसे हमारा संबंध पूरी तरह से गायब हो गया है, जैसे वह कभी था ही नहीं। गिल्ड चैलेंज लेते समय मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था, लेकिन उस समय एशलिन के साथ मेरा कनेक्शन अभी भी मौजूद था। हालांकि मैं उससे संपर्क नहीं कर सकता था या उसे बुला नहीं सकता था, मुझे पता था कि वह मेरे साथ है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वह गायब हो गई हो। इससे मैं सचमुच बहुत डर गया और चिंता से पागल होने लगा था, लेकिन मैंने बलपूर्वक अपने आप को शांत किया और अपनी स्थिति के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जितना अधिक मैंने सोचना शुरू किया उतना ही मुझे समझ में आया कि जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वह वास्तविक या भौतिक नहीं है। ये गिल्ड चुनौती में क्रिस्टल की तरह है। ये सिर्फ इतना है कि जो भी चीज है वह गिल्ड चुनौती में इस्तेमाल किए गए क्रिस्टल से अधिक उन्नत है, क्योंकि यह एशलिन के साथ मेरे संबंध को अलग करने में सक्षम था। इस विचार के साथ मैं शांति से उस गोलाकार चांदी जैसी डिस्क पर बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। मेरी प्रतीक्षा सफल हो गई, क्योंकि कुछ ही सेकंड बाद मुझे वह उत्तर मिल गया जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। स्वागत है भाग्यशाली, मैं सिल्विया मॉर्निंगस्टार हूँ। जाने से पहले मैंने भविष्य की पीढ़ी के लिए दुनिया भर में कुछ अवसर छोड़े हैं और आप भाग्यशाली हैं कि आपको मेरे द्वारा छोड़े गए अवसरों में से एक मिला है। इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ, ईथरियल आवाज ने कहा। छोड़कर जा रही है? क्या वह मर चुकी है या उसका मतलब कुछ और था? मैंने सोचा। मुझे ज्यादा समझ नहीं आया कि उस अलौकिक आवाज ने क्या कहा, लेकिन दो बातें मुझे साफ साफ समझ में आ गईं कि यह आवाज एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति की है और इस व्यक्ति ने भविष्य की पीढ़ी के लिए संभावनाएं छोड़ी हैं, और इससे मुझे वाकई बहुत खुशी हुई। मैंने ये मौके छोड़ दिए हैं, लेकिन इन मौकों को पाने के लिए तुम्हें मेरी 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। क्या तुम एक भाग्यशाली व्यक्ति बनने को तैयार हो?
इथेरियल आवाज ने पूछा। हाँ, मैं तैयार हूँ, मैंने तुरंत कहा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? सिर्फ एक मौका पाने की उम्मीद से मैंने उस खतरनाक द्वार के बारे में जाने बिना ही उसके अंदर कदम रख लिए थे और अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं इसके लिए तैयार हूँ या नहीं। जादू के अभ्यासी के लिए 3 चीजें अत्यंत आवश्यक हैं: इच्छा शक्ति, दृढ़ता और शक्ति। अलौकिक आवाज ने कहा। मैं ये कहते हुए असहमत होना चाहता था कि इच्छाशक्ति और दृढ़ता की तुलना में शक्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन मैंने खुद को ये सोचकर रोक लिया कि ऐसी शक्तिशाली हस्ती का विरोध करना एक गलत निर्णय था, जिसने कहा था कि वह चली गई है, लेकिन वह अभी भी किसी तरह मुझसे बात कर रही है। शक्ति तीनों में सबसे कम महत्वपूर्ण है। जब तक व्यक्ति में दृढ़ इच्छाशक्ति और दृढ़ता है, शक्ति स्वाभाविक रूप से आती है। अलौकिक आवाज ने कहा, जैसे वह मेरे मन की बात पढ़ रही हो। पहली परीक्षा इच्छाशक्ति की परीक्षा है। केवल वे ही लोग शिखर तक पहुंचने की शक्ति रखते हैं जिनमें इतनी प्रबल इच्छाशक्ति होती है कि वे संसार को अपने कंधों पर उठा सकें। इच्छाशक्ति की परीक्षा कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगी और आपको इसे बिना थके सहन करना होगा। जितना अधिक आप सहन करेंगे उतना ही अधिक आपका पुरस्कार होगा, और यदि आप अपनी सीमा को तोड़ने में सक्षम हैं तो आपको कुछ अपेक्षित लाभ भी मिल सकते हैं। एक हल्की हंसी के साथ अलौकिक आवाज ने कहा, सहन करो, क्या यह मुझे दर्द से भर देगा? मुझे उम्मीद है कि ये दर्द है। अगर ये दर्द बन गया तो यह वास्तव में अच्छा है, क्योंकि मुझे अपने दर्द सहन करने की क्षमता पर भरोसा है। मैंने इसे कई बार अनुभव किया है। मैंने सोचा। मैं शांति से बैठा परीक्षण शुरू होने का इंतजार कर रहा था और उम्मीद कर रहा था कि यह दर्द ही होगा जिसे मुझे सहना होगा। टिंग। दूसरा, जब 1 मिनट बीत गया तो मैंने हल्की झनकार सुनी, लेकिन मेरे आश्चर्य के लिए कोई दर्द नहीं हुआ जिसका मैं इंतजार कर रहा था। कुछ सेकंड बीते और मैंने मजाक में सोचा कि यह वह मौन है जिसे मुझे सहना होगा, जब अचानक एक अवर्णनीय भावना मुझ पर छा गई जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया और मेरी आत्मा की गहराई तक मुझे इतना डरा दिया कि मैं अपनी उंगली भी नहीं हिला पा रहा हूँ।